में करते रहो अटेम्प्ट, पढ़ करके किया करो बस। ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है बेटा, क्योंकि उसी एनसीईआरटी में क्वेश्चन जब आता है ना तो कई बार नीट में गलत कराते हैं बच्चे, अच्छे अच्छे टॉपर्स भी। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कभी भी। ये तो छोटी मोटी बातें हैं ना, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। आपके पहले भी बहुत सारे टॉपर्स हुए हैं जो साल भर फेज में फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक आते रहे और फिर नीट में उतनी अच्छी रैंक नहीं ला पाए ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कभी भी, है ना। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कई बार लुटिया डुबो देता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए हैं एलिन में, जो साल भर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और बाद में इतने ओवर कॉन्फिडेंट हुए कि छोटे छोटे क्वेश्चंस भी, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस भी गलत करके आ गए, है ना। तो कॉन्फिडेंस रखिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए कभी भी, है ना। क्योंकि फिर आपको दुख ज्यादा होगा, क्योंकि आप वो चीज डिजर्व कर रहे थे और आपने कहीं ना कहीं अपने हाथों से ही उस चीज को गंवा दिया। उसमें दुख ज्यादा होता है, या तो अचीव करने लायक ही ना हो, और फिर एक होता है कि नहीं हमें पूरा विश्वास था कि हम इस चीज को पा ही लेंगे, और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से खो करके आ गए उस चीज को, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन भले ही कितना भी सिंपल हो, छोटा हो, उसकी रिस्पेक्ट करो हमेशा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको मार्क तो नहीं दिलाता है ना जितना बाकी क्वेश्चन दिलाते हैं। टफ क्वेश्चन भी आपको 1 मार्क दिलाता है, इजी क्वेश्चन भी, मतलब ठीक है 4 मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन वैल्यू तो बराबर ही है ना। तो उसकी रिस्पेक्ट करो, वरना कई बार वो इजी क्वेश्चन भी आपकी लुटिया डुबो देगा। अच्छा हम इजी समझ रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन की, हर क्वेश्चन की रिस्पेक्ट करो बिल्कुल इक्वली। तो कहां तक हो गया था बेटा? ठीक है, तो आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर, अच्छा इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी एक छोटा सा टॉपिक है, इम्यूनोथेरेपी। अभी नहीं पढ़ेंगे बेटा, एड्स को डिटेल में पढ़ेंगे आगे। आप मॉड्यूल में देखो आगे लिखा हुआ है पूरा कंप्लीट। अभी पढ़ते हैं इम्यूनोथेरेपी। तो चाहो तो इस छोटे से चार्ट को बना लेना, मैंने समराइज कर दिया है सारी चीजों को। बातें नहीं करना है बेटा। देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट है बेटा, इम्यूनोथेरेपी। इसमें नई कोई बात नहीं सीखने वाले हैं, बस हमने उसको समराइज कर दिया अभी तक जो कुछ भी सीखा है। तो इम्यूनोथेरेपी का मतलब होता है जब आप इम्यून सिस्टम से रिलेटेड किसी प्रोडक्ट की हेल्प से ट्रीटमेंट करते हो किसी कंडीशन का, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनो प्लस थेरेपी। इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है और उसकी हेल्प से आप थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट कर रहे हो, टर्म बन गया क्या? इम्यूनोथेरेपी। अब इम्यूनोथेरेपी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है इम्यूनो पोटेंशिएशन थेरेपी और एक होती है इम्यूनो सप्रेशन थेरेपी।
इम्यूनोपोटेंशिएशन थेरेपी, पोटेंशिएशन ऑगमेंट करना, बढ़ाना किसी चीज को, पोटेंशिएट करना। तो जब कभी भी आप इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए थेरेपी देते हो तो आप बोलते हो इम्यूनो पोटेंशिएशन थेरेपी। दूसरा है इम्यूनो सप्रेशन थेरेपी। जब आप इम्यूनिटी को, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने के लिए थेरेपी देते हो तो उसे बोलोगे इम्यूनो सप्रेशन थेरेपी। मतलब होता क्या है कि कई बार ऐसी कंडीशन आती है जहां आपको लगता है कि इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा या कम आ रहा है और आप चाहते हो इम्यून रिस्पॉन्स क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो अगर ज्यादा आ रहा है, एक्सेस में आ रहा है, तो आप उसे रिड्यूस करोगे नॉर्मल लाने के लिए, और अगर कम आ रहा है तो उसे आप ऑगमेंट करोगे, इंक्रीज करोगे नॉर्मल लाने के लिए। तो जहां पर आपको इम्यून रिस्पॉन्स को कम करने की जरूरत है और अगर वहां आप कम कर रहे हो कुछ दे करके बाहर से, तो उसे बोलोगे आप कर रहे हो इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी। लेकिन जहां पर आप इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा रहे हो बाहर से कुछ चीज दे करके, तो आप वहां बोलोगे क्या कर रहे हो आप, इम्यूनो पोटेंशिएशन थेरेपी। समझ रहे हैं ना बात को? तो जैसे मैं आपको कुछ कंडीशंस बताऊं कि जैसे इम्यूनो पोटेंशिएशन थेरेपी, इसमें क्या करना है, हमें इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाना है। मतलब आपको लग रहा है कि इम्यून रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है या इम्यून रिस्पॉन्स कम आ रहा है, तो आपने बाहर से कुछ चीज दी और उसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ गया। इसका मतलब वो क्या है, इम्यूनो पोटेंशिएशन थेरेपी। जैसे इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है स्नेक बाइट। बताओ, स्नेक बाइट के केस में आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाएगा लेकिन काफी देर बाद बनाएगा, उतना आपके पास टाइम है नहीं। तो अगर आप इस प्रेजेंट मूवमेंट की बात करो, बताओ प्रेजेंट मूवमेंट पर नीड है एंटीबॉडीज की, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बना नहीं रहा है। इसका मतलब आपको क्या लग रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स अभी कम आ रहा है या आ ही नहीं रहा है, आपको ये लग रहा है। अब बताओ अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपकी डेथ हो जाएगी। आपको क्या करना है, यहाँ इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाना है। मतलब थेरेपी की जरूरत है, यहाँ पर ट्रीटमेंट की जरूरत है, इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाने की जरूरत है। तो आपने क्या किया, बाहर से आपने एंटी वेनम ले लिया जिसमें क्या थी, रेडीमेड एंटीबॉडीज थी। बताओ वो रेडीमेड एंटीबॉडीज आएंगी, तुरंत एंटीजन से बाइंड करेंगी और तुरंत ही क्या कर देंगी, उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर देंगे। बताओ आप बच जाओगे कि नहीं बच जाओगे? तो बताओ आपने बाहर से कुछ चीज ली जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स आया या बढ़ा, बताओ ये कौन सी थेरेपी हुई, इम्यूनो पोटेंशिएशन थेरेपी हुई कि नहीं हुई? समझ रहे हैं ना बात को? दूसरी तरफ आप देखो कुछ ऐसी कंडीशंस आती है जहां पर आपको लगता है कि इम्यून रिस्पॉन्स कुछ ज्यादा ही आ रहा है, जैसे एलर्जी का केस। बताओ एलर्जी में एग्जाजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता, कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्स आ रहा होता है। आपका क्या काम होता है कि आपको इस इम्यून रिस्पॉन्स को थोड़ा सा कम करना होता है, वरना एलर्जी सही कैसी होगी। तो आप क्या करते हो, बाहर से इम्यूनो सप्रेसेंट ले लेते हो। याद करो स्टीरॉइड लेते हैं उसमें, तो बताओ स्टीरॉइड लेने पर इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। बताओ कहीं ना कहीं आपने इम्यून रिस्पॉन्स को कम करके नॉर्मल कंडीशन लाने की कोशिश की नहीं की। बताओ ये कौन सी थेरेपी हो गई, इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी। समझ में आ गई बात? तो आप कह सकते हो कि दो तरह की इम्यूनोथेरेपी हो गई। एक हो गई जिसमें आप इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाने की कोशिश करते हो, एक हो गई जिसमें आप इम्यून रिस्पॉन्स को कम करने की कोशिश करते हो। अगर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, इम्यूनो पोटेंशिएशन थेरेपी, कम करने की कोशिश कर रहे हो, इम्यूनो सप्रेशन थेरेपी। समझ में आ गई बात? तो इम्यूनोथेरेपी इज ऑफ टू टाइप्स, इम्यूनो पोटेंशिएशन थेरेपी, इम्यूनो सप्रेशन थेरेपी। यहां इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाया जाएगा, यहां इम्यून रिस्पॉन्स कम किया जाएगा। बात समझ में आ गई? अब जो भी आप चीज लेते हो बाहर से ट्रीटमेंट के लिए, थेरेपी के लिए, तो इम्यूनोथेरेपी के लिए ओवरऑल जो भी सब्सटेंस लोगे बाहर से उसे क्या बोलोगे, इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स। मतलब इम्यूनोथेरेपी की जाती है विद द हेल्प ऑफ इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स। यानी बाहर से आप जो भी चीज ले रहे हो ट्रीटमेंट के लिए वो क्या कहलाएगी, इम्यूनो मॉड्यूलेटर, क्योंकि उसी से तो इम्यून रिस्पॉन्स कम ज्यादा हो रहा है। और मॉड्यूलेट करना भी मतलब क्या होता है, कम ज्यादा करना। अगर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बताओ ये क्या हो रहा है, मॉड्यूलेट ही तो हो रही है कोई चीज। तो इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स मतलब वो सब्सटेंसेस जो इम्यून रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करें, कम करें, ज्यादा करें। समझ रहे बात? तो ये इम्यूनोथेरेपी किससे की जाती है, इम्यूनो मॉड्यूलेटर से। तो जरा मुझे बताओ, अगर इम्यूनोथेरेपी का एक टाइप है इम्यूनो पोटेंशिएशन थेरेपी, तो यहां पर कौन से इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स लेने होंगे, इम्यूनो पोटेंशिएटर्स लेने होंगे। और अगर आप इम्यूनोथेरेपी में परफॉर्म कर रहे हो इम्यूनो सप्रेशन थेरेपी, तो फिर कौन से इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स लेने होंगे, इम्यूनो सप्रेसेंट्स। क्योंकि इम्यूनो सप्रेसेंट्स क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को कम करते हैं। इम्यूनो पोटेंशिएटर्स क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को अप करते हैं। समझ में आ रही बात? तो अभी आपने एक एग्जांपल पढ़ा था ना अभी, एंटी वेनम, रेडीमेड एंटीबॉडीज। बताओ रेडीमेड एंटीबॉडीज क्या हो गई, एक तरह की इम्यूनो सप्रेसेंट। और अभी आपने बोला था स्टीरॉइड्स, बताओ स्टीरॉइड्स क्या हो गए, एक तरह के इम्यूनो सप्रेसेंट्स हो गए। बात समझ में आ रही ना? तो उधर हो गए इम्यूनो पोटेंशिएटर्स, इधर हो गए इम्यूनो सप्रेसेंट। अब इम्यूनो पोटेंशिएटर्स में एक तो हो गई रेडीमेड एंटीबॉडीज एग्जांपल।
आप अल्फा इंटरफेरोन्स को भी इसमें रख सकते हो, क्योंकि अल्फा इंटरफेरोन्स जब आप लेते हो तो एड्स पेशेंट में जो कपिसी सार्कोमा का जो ट्यूमर होता है उसका प्रोग्रेशन स्लो या वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स ही तो आया जिसकी वजह से वो ट्यूमर क्या हो गया, उसका प्रोग्रेशन स्लो हो गया। तो ये कहीं ना कहीं आप बाहर से आपने ली ना कोई चीज जिसकी वजह से हुआ ना, बताओ इसको भी किसमें काउंट करोगे, इम्यूनो पोटेंशिएटर्स में। दूसरी तरफ आपको मालूम है कि स्टीरॉइड्स के अलावा साइक्लोस्पोरिन ये भी किसका काम करता है, इम्यूनो सप्रेशन का काम करता है। मतलब दोनों का फंक्शन तो एक ही है ना, इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करना, कम करना, इम्यूनो सप्रेसेंट्स। बात समझ में आ गई। इनके बारे में हमने पढ़ा भी था, साइक्लोस्पोरिन ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, और स्टीरॉइड्स के बारे में आता है। मतलब और कहां-कहां इम्यूनो सप्रेसेंट्स यूज करते हैं, एलर्जी के केस में तो करते ही करते हैं, ऑटो इम्यूनिटी के केस में भी कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटेशन के केस में भी कर सकते हैं। तो ये तो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो जहां जहां भी आपको लगता हो कि इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने की जरूरत है, आप क्या यूज कर लो, इम्यूनो सप्रेसेंट। और जब कभी भी आप इम्यूनो सप्रेसेंट यूज करोगे तो आप बोल सकते हो कि वहां आप कौन सी थेरेपी दे रहे हो, इम्यूनो सप्रेशन थेरेपी। बात समझ में आ गई ना। और यहाँ पर तो आपको मालूम ही है, तो अगर आप ये सब दे रहे हो तो आप इम्यूनोपोटेंशिएटर्स दे रहे हो, इसका मतलब अगर ये दे रहे हो तो कौन सी थेरेपी कर रहे हो, इम्यूनोपोटेंशिएशन थेरेपी। बात समझ में आ गई। तो सिर्फ टर्म्स हैं और कुछ भी नहीं है, सारी चीज हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ एक पॉइंट ये आता है कि जो ये इम्यूनोसप्रेसेंट्स होते हैं ये वर्क कैसे करते हैं, मतलब इनका ब्रीफ आइडिया लिखा है, एक लाइन सबसे लास्ट लाइन लिखिए, ये वर्क कैसे करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सेल डिवीजन को इनहिबिट कर देते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट जो सेल डिवीजन को इनहिबिट कर देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो साइटोकाइन प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सेल डिवीजन को इनहिबिट कर देते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो साइटोकाइन प्रोडक्शन को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। अब देखो कैसे काम बनेगा। सबसे पहले सेल डिवीजन की बात करते हैं। बताओ जरा, इम्यून रिस्पॉन्स आपने जो पढ़ा है उसमें सेल डिवीजन मतलब प्रोलिफरेशन। बताओ प्रोलिफरेशन जब होता है एंटीजन सेंसिटिव बी और टी लिम्फोसाइट का, तभी तो जाकर के इफेक्टर एंड मेमोरी सेल्स बनती है, और जब इफेक्टर सेल्स बनती तभी तो इफेक्ट आता है, वरना इफेक्ट कैसे आएगा। अब आप बताओ इस तरह का प्रोलिफरेशन अगर कोई इम्यूनोसप्रेसेंट आकर के ब्लॉक कर दे तो बताओ प्रोलिफरेशन नहीं होगा तो इफेक्टर सेल्स नहीं बनेगी, इफेक्टर सेल्स नहीं बनेगी तो इफेक्ट कौन लेकर के आएगा, कोई भी नहीं। यानी इम्यून रिस्पॉन्स आना बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये तो हो गई मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म। दूसरी मैकेनिज्म होती है साइटोकाइन प्रोडक्शन। ये साइटोकाइन प्रोडक्शन को भी क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। आपको मालूम है कि कई तरह के साइटोकाइंस इम्यून रिस्पॉन्स लाने में भी हेल्पफुल होते हैं। जैसे बात करो इंटरल्यूकिन्स, याद आ रहा, को स्टिमुलेशन, जो टी हेल्पर सेल्स हैं वो इंटरल्यूकिन की हेल्प से ही तो जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो क्या करती है, को स्टिमुलेट करती है कि नहीं करती। बताओ इंटरल्यूकिन्स मतलब भी क्या, साइटोकाइंस ही तो है। तो अगर इंटरल्यूकिन्स जैसे साइटोकाइंस अगर नहीं बनेंगे तो कोई स्टिमुलेशन नहीं होगा, और कोई स्टिमुलेशन नहीं होगा तो फिर तो आगे की बात कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई स्टिमुलेशन के बाद ही तो एक्टिवेशन कंप्लीट होता है और तब जाकर के प्रोलिफरेशन होता है, इफेक्टर सेल्स बनती है, इफेक्ट आता है। बताओ ऐसे भी तो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो यानी इम्यूनोसप्रेसेंट्स की ये मैकेनिज्म ब्रीफ में आपको दे रखी है कि ये सेल डिवीजन इनहिबिट करके या फिर साइटोकाइन प्रोडक्शन इनहिबिट करके क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो ये इसके बारे में एक बेसिक आइडिया यहां दे रखा। फिर एक लाइन साइटोकाइंस के बारे में भी आती है जब आप बीच में पढ़ोगे कि साइटोकाइंस आर नेचुरल इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। मतलब इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स है लेकिन कैसे, नेचुरल, क्योंकि जनरली ये जो हमने पढ़े हैं ये सब तो सिंथेटिक है ना, आर्टिफिशियल है। सिंथेटिक 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 बाहर से दे रहे हैं ना, ये बॉडी के अंदर थोड़ी ना, तो नेचुरल थोड़ी ना बोलोगे इनको। भले आप मिल तो आपको ये रहा किससे, फंगस से, लेकिन किसी पर्सन के लिए तो बाहर से ही आ रहा ना, उसकी बॉडी थोड़ी ना खुद बना रही है। तो ये बताओ उस पर्सन के लिए तो क्या हुए, सब बाहर से आने वाली हुए ना, नेचुरल तो नहीं हुए ना। इसका मतलब क्या, लेकिन साइटोकाइंस तो कैसे होते हैं, नेचुरल। अब बताओ कई सारे साइटोकाइंस तो इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाने में ही हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरफेरोन्स। आपको मालूम है कि इंटरफेरोन्स क्या करते हैं, वायरस इंफेक्शन का प्रोग्रेशन स्लो कर देते हैं। बताओ स्लो कर रहे, इसका मतलब वायरस के अगेंस्ट एक्ट कर रहे, इसका मतलब इम्यून रिस्पॉन्स ही तो आना एक तरीके का। बताओ इंटरफेरोन्स नेम के साइटोकाइंस इम्यून रिस्पॉन्स दे करके कहीं ना कहीं आप कह सकते हो वायरस इंफेक्शन के प्रोग्रेशन को क्या कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं। इसका मतलब वो क्या हुए, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हुए कि नहीं हुए, लेकिन बॉडी में खुद बन रहे हैं इसलिए क्या हो गए, नेचुरल इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स। तो साइटोकाइंस आर नेचुरल इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, ये इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं नेचुरली बॉडी में अंदर बन करके। समझ में आ गई ना बात बेटा। तो ये बस एक बेसिक आइडिया लेना था इम्यूनोथेरेपी का। तो एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है उसमें आप याद रखना, हालांकि ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, इम्यूनोसप्रेसेंट, क्योंकि हर जगह बात आई है लगभग लगभग। जब हमने एलर्जी टॉपिक पढ़ा तो बात आई,
जब हमने ट्रांसप्लांटेशन टॉपिक पढ़ा तो भी बात आई, तो इसकी बात ज्यादा आती है। तो आप इसका कंसेप्ट थोड़ा सा याद रखना कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्या होते हैं और इनके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं। और साइक्लोस्पोरिन ए का सोर्स जरूर याद रखना, एक फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरा। क्लियर है बात? ये लीजिए, ये हो गया डिस्कशन कंप्लीट किसका, इम्यूनोथेरेपी का। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इस तरह से इम्यूनिटी का डिस्कशन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। पूरी इम्यूनिटी जितना भी हमें जो कुछ डिस्कस करना था ये पूरा यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे डिजीजेस डिसऑर्डर्स। हाँ बिल्कुल, स्टीरॉइड्स में ही आता है कॉर्टिसोल, ये लो, स्टीरॉइड्स में ही आता है कॉर्टिसोल, है ना। चलिए बात करना स्टार्ट करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। जेनेटिक डिसऑर्डर्स, तो देखिए जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि जीन से रिलेटेड होते हैं, और एक वो डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि क्रोमोसोम से रिलेटेड होते हैं। यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स टू टाइप्स के हो गए, एक हो गए जीन डिसऑर्डर्स और एक हो गए क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स। क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स, तो जीन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स, ये दो तरह के यहां पर डिसऑर्डर्स होते हैं। अब जीन से अगर रिलेशन है तो जीन डिसऑर्डर, क्रोमोसोम से अगर रिलेशन है तो क्रोमोसोम डिसऑर्डर होते हैं। अब थोड़ा सा फर्क मैं आपको बता दूं कि क्या होता है इनमें। जीन का मतलब समझते हो, जीन का मतलब न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, है ना। जैसे मान लीजिए न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए आरएनए, तो डीएनए किसका बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स का बना। न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है, तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या कहलाता है, जीन। यानी वो एक ऐसा सीक्वेंस जिससे कुछ बन पा रहा हो, कोई एंजाइम वगैरह कोई प्रोटीन वगैरह बन पा रहा है अगर किसी सीक्वेंस से, तो उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो जीन मतलब अलग से कोई चीज नहीं होती है, डीएनए पर कोई सीक्वेंस ही होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, जीन बोल देते हैं। तो जीन वगैरह के बारे में बातें आगे जेनेटिक्स में की जाती है डिटेल में, अभी अपन जीन वगैरह जेनेटिक्स वगैरह नहीं समझने वाले हैं। बस एक बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूं कि जो डीएनए होता है वो क्या बनाता है, क्रोमोसोम। पढ़ा हुआ क्रोमोसोम तो क्रोमोसोम को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मान लो मैंने एक दिखा दिया क्रोमोसोम। अब आपको मालूम है कि अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, ह्यूमन की, तो आपको मालूम है कि ह्यूमन में एक सेल के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स है। टोटल कितने क्रोमोसोम्स है, 46। इस तरह के 46 क्रोमोसोम्स है। हाँ साइज वगैरह कम ज्यादा है, उन पर नंबर ऑफ जीन्स भी कम ज्यादा है, लेकिन क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है, 46। अब अगर ये क्रोमोसोम का नंबर कम ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कौन इन्वॉल्व हुआ, क्रोमोसोम। तो फिर वो डिसऑर्डर्स क्या कहलाते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या फिर क्रोमोसोम डिसऑर्डर। तो अगर क्रोमोसोम का नंबर कम ज्यादा हो रहा है तो समझ जाओ वो कौन सा डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम डिसऑर्डर है। दूसरी बात, क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है क्या, जीन्स। तो जैसे मान लो मैंने इस तरह से जीन दिखाई जाती है, मैंने तो जीन्स दिखा दी, ये लाइंस जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ना, ये सब क्या है अपने आप में, जीन्स। कई सारी जीन्स होती है, मतलब एक एक क्रोमोसोम पर कई कई सारी जीन होती है। सबसे कम जीन होती है वाई क्रोमोसोम पर, मतलब अगर ह्यूमन की बात की जाए, मेल की बात की जाए, तो उसमें वाई क्रोमोसोम पर सबसे कम जीन होती है, ओनली 231 जीन्स। अब भी सोचो एक छोटे से क्रोमोसोम पर 231 जीन्स, तब भी सोचो आप। और बाकी क्रोमोसोम्स में तो इससे ज्यादा ही होती है। तो यानी मैंने तो कुछ बनाई है जीन, 231 बनाने लग जाओ तो फिर टाइम ही निकल जाएगा पूरा। तो यहाँ पर ये इस तरह से लाइन ड्रॉ करना है, ये किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, जीन का। क्रोमोसोम पर क्या होती है, जीन। जीन मतलब क्या, सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस। अगर कोई जीन काम कर रही है तो ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ रीजन से कोई पर्टिकुलर जीन काम करना बंद कर देती है। तो अगर किसी भी रीजन से कोई जीन काम नहीं कर पा रही, काम नहीं कर पा रही, इसका मतलब वो कुछ प्रोटीन नहीं बना पा रही, एंजाइम नहीं बना पा रही, क्योंकि जीन का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना, एंजाइम बनाना। लेकिन अगर मान लो कोई काम नहीं कर पा रही जीन, तो वो प्रोटीन या एंजाइम नहीं बनेगा। मतलब प्रोटीन या एंजाइम नहीं बन रहा, तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा ना बॉडी पर, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आएगा, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी तो नहीं बन रही बॉडी में, हर चीज का कुछ ना कुछ यूज है। तो अगर वो प्रोटीन या एंजाइम नहीं बन रहा तो उसका कुछ ना कुछ तो यूज होगा, इसका मतलब वो काम नहीं हो पा रहा होगा, और काम नहीं हो पा रहा होगा तो क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। बताओ यहाँ किस वजह से डिसऑर्डर हो रहा है, जीन की वजह से। तो इसको क्या बोलोगे आप, जीन डिसऑर्डर। बात समझ में आ गई। तो जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या बोले जाते हैं, जीन डिसऑर्डर्स। और क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोम डिसऑर्डर। यहां पर क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर कम ज्यादा हो जाता है, डिटेल में पढ़ेंगे कल अपन लोग, आज पढ़ेंगे जीन डिसऑर्डर्स डिटेल में। तो यहां क्या हो जाता है,
कोई पर्टिकुलर जीन अफेक्टेड हो जाती है, वो प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही होती है। बात समझ में आ गई ना? तो चलो अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे डिटेल में, क्या? जीन डिसऑर्डर्स। तो चलिए जीन डिसऑर्डर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जीन डिसऑर्डर्स जो है ना, इसकी भी हम लोग 2 कैटेगरीज डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहली हेडिंग डली हुई है ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशन डिसऑर्डर्स। ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशन डिसऑर्डर्स। अब समझना जरा बात को, वैसे तो ये हेडिंग यहां समझने की नीड नहीं है, ये सब जेनेटिक्स की बातें हैं, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, सब सारे टर्म समझ में आ जाते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा आइडिया दे दो क्योंकि बीच में हेडिंग आती है ना, तो थोड़ा सा समझने में हेल्प मिल जाती है चीजों को। पहला वर्ड आ रहा है ऑटोसोमल। इसका मतलब हुआ कि जिस जीन की आप बात करोगे जिस डिजीज में, वो प्रेजेंट होगी किस पर? ऑटोसोम पर। आपको मालूम होगा कि ह्यूमन में जो 46 क्रोमोसोम्स हैं, उनमें से 44 क्रोमोसोम्स जो हैं, 44 क्रोमोसोम्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। उन्हें क्या बोलते हैं हम? ऑटोसोम्स। और जो बाकी के 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। अच्छा, ये तो नंबर वाइज मैंने बात की है, आप पेयर वाइज भी बात कर सकते हो कि यहाँ 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, यहाँ 22 पेयर्स हो गए क्रोमोसोम के, और ये जो लास्ट पेयर है 23rd पेयर है जो क्रोमोसोम का, 1 पेयर जो है वो किसका है? सेक्स क्रोमोसोम्स का है। इसी वजह से तो आप कहते हो कि मेल में सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स वाई, और फीमेल में एक्स एक्स। तो ये क्या है? सेक्स क्रोमोसोम्स ही तो है। देखो ना, 2 हो गए कि नहीं हो गए? एक एक्स एक वाई, एक एक्स एक एक्स। बात समझ रहे ना? तो ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो यहां पर भी जीन्स है और यहां पर भी जीन्स है। तो अभी हम उन डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं जिनमें जीन अफेक्ट हो रही है, जो वो प्रेजेंट है किसी ना किसी ऑटोसोम पर, इसलिए टर्म लगा है क्या? ऑटोसोमल। तो यहां ऑटोसोमल का मतलब समझ में आ गया, जीन प्रेजेंट है किस पर? ऑटोसोम पर। अब दूसरी बात आ रही है रिसेसिव जीन। रिसेसिव जीन मतलब ये जो डिसऑर्डर होता है, ये रिसेसिव जीन की वजह से होता है, डोमिनेंट जीन की वजह से नहीं होता। अब ये थोड़ा सा मैं आपको फंडा बता दूं कि रिसेसिव डोमिनेंट का क्या मतलब होता है। तो देखिए कंसेप्ट जो जीन की बात है ना, इस जीन की बात मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जीन टर्म समझ लेते हैं थोड़ा सा। जीन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि क्रोमोसोम में जो डीएनए होता है, डीएनए पर जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, तो कोई एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो कुछ एंजाइम या प्रोटीन बना रहा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। और इसे हम लोग अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी ए से, कभी बी से, कभी डी से, कभी आर से, कभी पी से, कभी एम से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो, क्योंकि अपन जीन को कोई नाम तो देंगे ना, तभी तो अपन समझ पाएंगे चीजों। तो यहां पर क्या, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि एक जीन है ए, एक जीन है ए जीन है। बताओ जीन का नाम क्या हो गया? ए। अब जीन जो है वो क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है। अब आप क्या देख रहे हो? कभी आपने देखा कि ये क्रोमोसोम किसी क्रोमोसोम पर किसी फॉर्म में है और किसी क्रोमोसोम पर किसी फॉर्म में? तो चला कोई जीन है ए, और कहीं पर वो आपको दिखाई दे रही है कैपिटल ए के फॉर्म में, और कहीं वो आपको दिखाई दे रही है स्मॉल ए के फॉर्म में। बताओ, ए भी तो ए है, ए भी तो ए है, बस ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है। बताओ, जीन जीन सेम ही तो है, बस डिफरेंट फॉर्म है। आपने कहा जीन ए, कहीं पर वो मिल रही कैपिटल ए फॉर्म में और कहीं वो मिल रही स्मॉल ए फॉर्म में। मतलब फॉर्म्स हो गए ना, एक ही जीन के 2 डिफरेंट फॉर्म्स। इनको क्या बोलते हो आप? एलील्स। तो यहां पर एक ही जीन के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? एलील्स। लेकिन अगर देखा जाए अपने आप में, तो एलील्स भी तो क्या है? जीन्स ही तो है। अरे जैसे मान लो एक की बात करो सिर्फ कैपिटल ए, इसे क्या बोलोगे? जीन भी बोल सकते हो आप, है तो जीन ही ना। जीन का एक पर्टिकुलर फॉर्म ही तो है। आप इसको क्या ए नहीं बोल सकते हो? बोल सकते हो, वो तो जरूरी बात है कि आप कैपिटल ए बोल रहे हो, वरना है तो ए ही ना, मतलब जीन ही तो हुई। तो एलील भी क्या होते हैं अपने आप में? जीन ही होते हैं। आप इसकी बात करो, ये क्या है? ए ही तो है। अरे भले स्मॉल ए है, लेकिन है तो ए ही ना, मतलब जीन ही तो है। भले लेकिन एलील बोल रहे हो, लेकिन है तो जीन ना। अरे ठीक उसी तरह की बात हो गई ना, जैसे अपन शक्तिमान देखते, जब देखा हो, अगर देखा हो पुराने जमाने में, तो शक्तिमान ही गंगाधर था, गंगाधर ही शक्तिमान था। तो पर्सन तो एक ही था ना, वही पर्सन कभी शक्तिमान के फॉर्म में और कभी गंगाधर के फॉर्म में। तो आप क्या कहोगे? पर्सन तो एक ही है ना, कभी उसका फॉर्म कुछ, कभी उसका फॉर्म कुछ। तो ऐसे मान लो पर्सन क्या हो गया? जीन, और शक्तिमान और गंगाधर ये क्या हो गए? उसके डिफरेंट फॉर्म्स, यानी वो क्या हो गए? एलीज। समझ रहे ना बात को? तो ये फंडा होता है। तो ये हो गए एलीज। अब क्या होता है कि जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन ह्यूमन एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन क्या है? एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म।
तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स का पेयर होता है। अभी देखो ना, आपने पेयर ही तो बोल रहे थे, 23 पेयर, 22 पेयर, लास्ट पेयर, तो पेयर होता है हमेशा। और जो एक क्रोमोसोम पेयर होता है, इसका मतलब क्या, एक आता है फादर से और एक आता है मदर से। तो जैसा ये होता है वैसा ही ए होता है, मतलब इस पर जो जीन्स होंगी वैसी ही जीन्स यहाँ होती है। तो मान लो मैं अगर कोई एक पर्टिकुलर जीन की बात करूं, तो ये जीन बना दी मैंने, बताओ ऐसी जीन यहाँ होगी, तो ये जीन कैसी हो गई, सेम हो गई, ये सेम जीन है। हाँ, लेकिन फॉर्म अलग अलग हो सकता है, कि पता चला यहाँ फॉर्म अलग है और यहाँ फॉर्म अलग है। जैसे मान लो मैंने कहा ए जीन है, ए जीन यहां भी है, ए जीन यहां भी है, लेकिन यहां पर ए जीन कैपिटल ए फॉर्म में है और यहां पर ए जीन स्मॉल ए फॉर्म में। फॉर्म अलग हो सकता है लेकिन है तो जीन एक ही ना, ए जीन है, कहीं पर कैपिटल ए फॉर्म में, कहीं पर स्मॉल ए फॉर्म में। समझ रहे बात को? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों सेम हो, यहां पर भी कैपिटल ए फॉर्म, यहां पर भी कैपिटल ए फॉर्म, और ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां पर भी स्मॉल ए फॉर्म और यहां पर भी स्मॉल ए फॉर्म। ऐसा भी तो हो सकता है। अरे ये तो रैंडम होता है पूरा फंडा, कि किसी क्रोमोसोम पर जीन किस फॉर्म में है, तो कभी वो कैपिटल ए फॉर्म में होती है और कभी वो स्मॉल ए फॉर्म में होती है। समझ में आ रही ना बात? तो इसी से क्या बनते हैं, जीनोटाइप्स बनते हैं। ये टर्म भी सुना होगा आपने, 9th-10th क्लास में मेंडलिज्म आती है थोड़ी बहुत, तो वहां पर जीनोटाइप फिनोटाइप की बात होती है। तो अगर किसी जीन के 2 एलील्स हैं तो वहां पर जीनोटाइप्स कितने पॉसिबल है, 3। बताओ कौन कौन से बताए मैंने अभी, दोनों पर कैपिटल ए, बताओ एक कैपिटल ए हो गया, दोनों पर स्मॉल ए, उधर एक स्मॉल ए हो गया, एक पर कैपिटल ए एक पर स्मॉल ए, बताओ एक कैपिटल ए स्मॉल ए, बताओ इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है, यही तो पॉसिबिलिटी बनी। तो आप पॉपुलेशन में किसी को देखोगे ऐसा है, किसी को देखोगे ऐसा है, किसी को देखोगे ऐसा है। समझ पा रहे हो ना बात को? तो ये होते हैं इंडिविजुअल के जीनोटाइप्स। बात समझ में? अब मैं यहां क्या बोल रहा हूं कि ये डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो किससे होते हैं, रिसेसिव जीन से। मतलब रिसेसिव जीन भी क्या मतलब, एलील, तो रिसेसिव एलील से होते हैं, डोमिनेंट एलील से नहीं होते। मतलब समझना, एक्चुअल में क्या होता है कि जो कैपिटल लिखते हैं अपन, वो होता है डोमिनेंट एलील, वो क्या होता है, डोमिनेंट एलील। और जो स्मॉल से लिखते हैं वो होता है रिसेसिव एलील। तो एक हो गया डोमिनेंट एलील और एक हो गया रिसेसिव एलील। तो यहां पर ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं किससे होते हैं, डोमिनेंट से नहीं होते, किससे होते हैं, रिसेसिव से। मतलब कहीं पर भी अगर स्मॉल ए वाला जो फंडा है वो अगर अपना इफेक्ट दिखा पा रहा है तो डिसऑर्डर हो जाएगा, और कहीं पर भी अगर स्मॉल ए वाला अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा तो डिसऑर्डर नहीं होता है। तो डिसऑर्डर तब होगा जब स्मॉल ए अपना इफेक्ट दिखाएगा। अब स्मॉल ए अपना इफेक्ट कब दिखाएगा वो समझना जरा बात को। जरा मुझे बताओ, किसी का अगर जीनोटाइप ये है कैपिटल ए, बताओ दोनों डोमिनेंट है ना, बताओ दोनों एक जैसे है तो किसका इफेक्ट आएगा, उसी का इफेक्ट आएगा। बताओ किसका इफेक्ट आएगा, कैपिटल ए का। बताओ कैपिटल ए का इफेक्ट आ रहा मतलब डोमिनेंट एलील का इफेक्ट आ रहा, इसका मतलब डिसऑर्डर नहीं होगा। तो ऐसे पर्सन जिनका जीनोटाइप कैपिटल ए होगा उन्हें ये डिसऑर्डर्स नहीं होने वाले। जरा मुझे बताओ स्मॉल ए, बताओ दोनों ही रिसेसिव एलील हैं, बताओ दोनों ही एक जैसे हैं, तो इफेक्ट आएगा, इसका मतलब स्मॉल ए एलील अपना काम करेगी, इसका मतलब डिसऑर्डर होगा। तो ऐसे पर्सन जिनका जीनोटाइप ये होगा इन्हें डिसऑर्डर होने वाला है। जरा मुझे बताओ कैपिटल ए स्मॉल ए, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। देखो जब ऐसा कंडीशन हो ना, एक डोमिनेंट एक, इसे बोलते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो इसमें क्या होता है कि जो डोमिनेंट होता है वो अपना इफेक्ट दिखाता है, रिसेसिव अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता। क्योंकि डोमिनेंट का मतलब ही क्या है, जो डोमिनेंसी दिखाए दूसरे पर, जो बोले कि नहीं तुम्हारा इफेक्ट नहीं आएगा हमारा इफेक्ट आएगा, दादागिरी, डोमिनेंसी। तो यहाँ पर कैपिटल अपना चाहेगा इफेक्ट, स्मॉल ए अपना चाहेगा इफेक्ट, लेकिन कैपिटल ए स्मॉल ए का इफेक्ट नहीं आने देगा। तो किसका इफेक्ट आएगा, कैपिटल ए का। क्या डिसऑर्डर होगा, नहीं, क्योंकि डिसऑर्डर कब होना है, जब रिसेसिव अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो ऐसे पर्संस को भी डिसऑर्डर नहीं होता। तो आप कह सकते हो कि ये डिसऑर्डर्स उनको होते हैं जिनका जीनोटाइप आप कह सकते हो कि क्या होता है, स्मॉल ए वाला फंडा, स्मॉल ए वाला फंडा। मतलब पॉपुलेशन में उन लोगों को होगा जिनके अंदर स्मॉल ए वाला फंडा बन रहा होगा। कैपिटल ए बन रहा होगा, नहीं होगा। कैपिटल ए स्मॉल ए बन रहा हुआ, नहीं होगा। स्मॉल ए क्यों, क्योंकि ये डिसऑर्डर किसकी वजह से होते हैं, रिसेसिव जीन की वजह से, रिसेसिव एलील की वजह से। तो जिस कंडीशन में रिसेसिव जीन या रिसेसिव एलील अपना इफेक्ट दिखाएगी उसमें डिसऑर्डर होगा। बताओ एक ही तो ऐसी कंडीशन है जिसमें रिसेसिव एलील अपना फर्क दिखाती है, कौन सा, स्मॉल ए। बात समझ में आ गई ना? तो ये सब जेनेटिक्स की बात है, अगर समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो भाई थोड़ा सा वेट करो, जब आप जेनेटिक्स पढ़ोगे ना तब आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि वहीं पर डिटेल में पढ़ी जाती है सारी चीजें। अब एक बात और, ये म्यूटेशन वर्ड लिखा हुआ है, म्यूटेशन का मतलब क्या, देखो स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग में एक ही एलील होती है किसी भी चीज की। मतलब जैसे आपने बोला ए जीन, तो ए जीन का स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही एलील होगा, कैपिटल।
वो तो क्या हुआ होगा कि टाइम के साथ कभी इवोल्यूशन हुआ होगा, तो उसमें क्या हुआ होगा, म्यूटेशन। तो कैपिटल ए एलील में म्यूटेशन हुआ होगा, उसकी वजह से एक नया एलील बन गया होगा, क्या, स्मॉल ए। तो म्यूटेशन इसके पीछे रीजन होता है कि अचानक से क्या हुआ होगा, किसी जीन में म्यूटेशन हुआ होगा और एक नया एलील बन गया होगा। पता चला पहले सिर्फ कैपिटल ए एलील हुआ करता था, अचानक से किसी दिन म्यूटेशन हुआ, एक स्मॉल ए एलील और आ गया पॉपुलेशन। तो स्मॉल ए आया तो कभी ना कभी तो चांसेस बनेंगे ना स्मॉल ए के, और जिस दिन भी स्मॉल ए के चांसेस बने उस दिन क्या होने लग गया, डिसऑर्डर होने लग गया। समझ में आई ना बात? तो ये थोड़ा सा याद रखना, इसलिए ये वर्ड क्या है, म्यूटेशन। तो आप समझो बस ध्यान से, ऑटोसोमल मतलब ऑटोसोम पर प्रेजेंट है, रिसेसिव जीन मतलब रिसेसिव एलील की वजह से होता है, मतलब अगर रिसेसिव एलील अपना इफेक्ट दिखाएगी किसी कंडीशन में तो डिसऑर्डर होगा, वरना डिसऑर्डर नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें रिसेसिव एलील अपना इफेक्ट दिखाएगी, स्मॉल ए। कैपिटल ए वालों को नहीं होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए वालों को भी नहीं होगा। म्यूटेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एलील जो बनता है रिसेसिव, वो कभी म्यूटेशन से बना होगा, चेंज हुआ होगा कैपिटल ए में, इसलिए बना होगा, इसलिए क्या लगा दिया, म्यूटेशन। और डिसऑर्डर में भी यहाँ पर बॉडी में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं जो कि एबनॉर्मल होते हैं, इसलिए डिसऑर्डर। बताइए बात समझ में आ गई ना? बस बेसिक्स आइडिया लेना है, ये जितना समझ में आया है तो अच्छी बात है, और नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं सारी चीजें। अभी जेनेटिक्स नहीं पढ़ रहे अपन लोग, अभी अपन को डिजीज पढ़ना है। अभी इनहेरिटेंस नहीं पढ़ेंगे कि पेरेंट्स ऐसे तो ऑफस्प्रिंग्स ऐसे, ऑफस्प्रिंग चांसेस कितने, ये सब बातें अभी नहीं करेंगे। अभी अपन को इनहेरिटेंस नहीं समझनी है, अभी हमें डिजीज समझनी है कि डिजीज में होता क्या है। जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे तो वहां समझेंगे कि अगर पेरेंट्स ऐसे हैं तो ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे, पेरेंट्स में अगर नॉर्मल है तो बेबीज जो होंगे ऑफस्प्रिंग होंगे वो कैसे होंगे, कितना परसेंट चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये सारी बातें की जाती हैं जेनेटिक्स में। ठीक है ना? चलो, तो इसमें कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, सभी स्मॉल एक होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा, तो कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल यहां पर पढ़ेंगे हम लोग, फिनाइल कीटोन्यूरिया। आप मॉड्यूल में देखे रहे ना, बहुत इजी होते हैं सब। एक फिनाइल कीटोन्यूरिया, एक पढ़ेंगे हम लोग यहां पर एल्केप्टोन्यूरिया, और एक होगा यहां पर एल्विनिज्म। तो ये तीन समझेंगे हम सबसे पहले एक साथ, क्योंकि ये एक ही चार्ट से समझ में आ जाती है तीन डिजीज। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं इनको। देखो, ये तीनों डिजीज जो है ना, ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिजीज है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म मतलब जिसमें अमाइनो एसिड्स की बात होती है। तो एक हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। अगर ये समझ लोगे तो आपको ये तीनों डिजीजेस बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। एक मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ते हैं। आप सबको मालूम है कि एक अमाइनो एसिड होता है फिनाइल एलेनिन, है ना? फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में डाइट से आता है, जो हम डाइट लेते हैं उस डाइट में फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड आता है आराम से। तो ये हो गया फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड। अब ये फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में आकर के चेंज होता है इसमें एक दूसरे अमाइनो एसिड जिसका नाम है टायरोसिन अमाइनो एसिड। अब टायरोसिन अमाइनो एसिड एक तो बनता है फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड के कन्वर्जन से, लेकिन साथ में ये अमाइनो एसिड किससे भी आता है, डाइट से भी आता है। मतलब डाइट भी इसका सोर्स होता है, ये डाइट से भी आ सकता है। तो आप कहोगे डाइट से आ रहा है फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड, डाइट से आ रहा है टायरोसिन अमाइनो एसिड, डाइट से जो फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड आता है वो कन्वर्ट हो सकता है किसमें, टायरोसिन अमाइनो एसिड। मतलब टायरोसिन अमाइनो एसिड का एक सोर्स तो ये हो गया और एक सोर्स ये हो गया। अब ये जो रिएक्शन होती है ये कन्वर्जन वाली, यहाँ पर एक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है जिसका नाम होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। इस एंजाइम से कन्वर्जन यहाँ पर पॉसिबल हो पाता है। अब जो टायरोसिन अमीनो एसिड होता है ना, ये फर्दर कन्वर्ट होता है एक पिगमेंट में जिसका नाम है मेलेनिन पिगमेंट। तो इसी से बनता है क्या, मेलेनिन पिगमेंट। और यहाँ पर फिर से एक एंजाइम काम करता है जिसको हम बोलते हैं टायरोसिनेज। कौन सा एंजाइम, टायरोसिनेज एंजाइम। और आप सबको मालूम है कि मेलेनिन पिगमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। मेलेनिन पिगमेंट हमें मिलता है स्किन में, मेलेनिन पिगमेंट हमें मिलता है आइरिस में, जो आईज में आइरिस वाला पार्ट होता है वहां पर भी हमें मेलेनिन पिगमेंट मिलता है। मेलेनिन पिगमेंट किसी जगह पर जितना ज्यादा होगा वो जगह उतनी ही ज्यादा डार्क होती चली जाती है। मेलेनिन पिगमेंट बढ़ेगा, डार्कनेस भी बढ़ेगी। तो किसी पर्सन की स्किन में अगर मेलेनिन पिगमेंट्स कम है तो उसकी स्किन का कलर लाइट होता है, लेकिन अगर किसी पर्सन की स्किन में मेलेनिन पिगमेंट्स ज्यादा हैं तो उसकी स्किन का कलर डार्क होता है। तो ये लाइट वाला फंडा, डार्क वाला फंडा, ये काफी हद तक
मेलानिन पिगमेंट्स पर ही डिपेंड करता है। अब मेलानिन पिगमेंट्स जो होते हैं हमारे लिए काफी ज्यादा काम के होते हैं, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट जो होते हैं यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। यूवी रेज जो कि हार्मफुल रेज होती हैं, जो कि सनलाइट के साथ आती है। तो अगर सनलाइट के साथ यूवी रेज आ रही हैं और वो हमारी स्किन पर पड़ रही है, तो यहाँ पर जो मेलानिन पिगमेंट होते हैं ये हमें इनसे क्या कर देते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यूवी रेज स्किन कैंसर कॉज कर सकती है। तो अगर मेलानिन पिगमेंट ज्यादा होंगे तो प्रोटेक्शन यूवी रेज से ज्यादा अच्छा मिलेगा और उतने ही कम चांसेस हो जाते हैं किसके, स्किन कैंसर के। लेकिन अगर स्किन में मेलानिन पिगमेंट कम हुए तो बताओ यूवी रेज जो भी आएंगी वो अपना एक्सपोजर देकर के इफेक्ट दिखाएंगी, और मेलानिन पिगमेंट्स अगर है नहीं है तो बचाव होगा नहीं, प्रोटेक्शन होगा नहीं, और स्किन कैंसर के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात? तो मेलानिन पिगमेंट कम होना ज्यादा होना, इससे कहीं ना कहीं स्किन कैंसर के चांसेस कम होना या ज्यादा होना पॉसिबल हो जाता है। बात समझ में आ गई ना? तो आप कह सकते हो कि उन लोगों को स्किन कैंसर होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं जिनकी स्किन का कलर काफी ज्यादा लाइट है, और उनको स्किन कैंसर होने के चांसेस थोड़े से कम है जिनकी स्किन कलर क्या है, थोड़ा सा डार्क है। मतलब थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, क्योंकि कैंसर ऐसे ही नहीं हो जाता, बहुत सारे मल्टी फैक्टोरियल होता है कैंसर। एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता कि आपने एक फैक्टर बोला और उसकी वजह से होने लग गया, नहीं। लेकिन फिर भी कह तो सकते हो ना थियोरेटिकली, तो मेलानिन पिगमेंट के कंसेप्ट वाइज तो ऐसे लोगों को सनलाइट के एक्सपोजर से ज्यादा बचने की जरूरत है जिनकी स्किन का कलर क्या है, लाइट। बात समझ में आ गई ना? तो ये मेलानिन पिगमेंट से रिलेटेड डिस्कशन। और आगे देखो, एक और चीज होती है कि जो एक टायरोसिन अमाइनो एसिड होता है, एक तो ये टायरोसिनेज एंजाइम की हेल्प से कन्वर्ट हो सकता है मेलानिन पिगमेंट में, दूसरा यहां पर ये कन्वर्ट होता है मल्टीपल स्टेप्स में। ये बनाते जरूर हम एक स्टेप है, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, मल्टीपल एंजाइम्स, और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है एक एसिड में जिसका नाम है होमोजेंटिसिक एसिड। किसमें कन्वर्ट होता है? होमोजेंटिसिक एसिड। अब होमोजेंटिसिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होता है एंड प्रोडक्ट्स। एंड प्रोडक्ट्स मतलब सिंपल प्रोडक्ट्स, जैसे आप बोल सकते हो वाटर हो गया, है ना, CO2 हो गया, इन सब में एंड प्रोडक्ट्स में क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। अब होमोजेंटिसिक एसिड एंड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है एक एंजाइम की हेल्प से जिसका नाम है होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज। तो होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की हेल्प से ये कन्वर्जन होता है, और इसे शॉर्ट में अपन HAO भी बोल सकते हैं, होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज, याद रखने के लिए H। बात समझ में आ गई ना? तो ये है एक मेटाबॉलिक पाथवे, और इसी से हम बहुत सारी डिजीज कवर करेंगे। चलिए सबसे पहले कवर करते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। देखिए फिनाइल कीटोन्यूरिया, लास्ट में यूरिया आ रहा ना, मतलब यूरिन वाली बात, और यहां क्या लिखा है, फिनाइल कीटोन। तो यूरिन में क्या आने लग जाते हैं, फिनाइल कीटोन्स आने लग जाते हैं। तो जब यूरिन में फिनाइल कीटोन्स आने लग जाए तो समझ जाओ डिजीज हो गई है कौन सी, फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब यहां पर फिनाइल कीटोन से मतलब क्या, फिनाइल कीटोन्स का एग्जांपल मान लो बोल सकते हो फिनाइल पायरुविक एसिड। फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड हो गए, कुछ और भी होते हैं, तो इन सबको आप कलेक्टिवली क्या बोलते हो, फिनाइल कीटोन्स बोलते हो। तो अगर फिनाइल पायरुविक एसिड या ऐसे ही कुछ और डेरिवेटिव्स अगर यूरिन आ रहे हैं तो समझ जाओ फिनाइल कीटोन्स आ रहे हैं, और फिनाइल कीटोन्स अगर यूरिन में आ रहे हैं तो डिजीज का नाम फिनाइल कीटोन्यूरिया। बताइए इतनी बात समझ में आई? अब ये कैसे आने लग जाते हैं वो समझ। जिन भी पर्सन को फिनाइल कीटोन्यूरिया हो रखा होता है, इनहेरिटेंस की बात नहीं कर रहे हैं, सीधे आते हैं पॉइंट पर, कि जिन भी पर्सन को फिनाइल कीटोन्यूरिया हो रखा होता है उन पर्सन के अंदर इस एंजाइम की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। किस एंजाइम की? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की। क्योंकि ये जो यहाँ पर पर्सन होते हैं इनमें रिसेसिव एलील काम कर रही होती है, स्मॉल स्मॉल वाला फंडा, और स्मॉल एलील, रिसेसिव एलील ये एंजाइम नहीं बनाती। कौन सी एलील बनाती है, डोमिनेंट एलील। लेकिन यहाँ क्या है, स्मॉल स्मॉल, तो डोमिनेंट एलील अपना इफेक्ट दिखाई नहीं रही, कौन सी एलील दिखा रही है, रिसेसिव एलील। इस वजह से इन पर्सन के अंदर ये एंजाइम बन ही नहीं पाता है। तो मान लेते हैं एक पर्सन ऐसा है जिसमें जीन एक ऐसी है जिसकी वजह से एंजाइम बना करता था, लेकिन वो जीन काम नहीं कर पा रही और इस वजह से ये एंजाइम नहीं बन पा रहा है। अब बताओ ये एंजाइम अगर नहीं बनेगा डेफिशिएंसी हो जाएगी, और अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड टायरोसिन अमाइनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब कन्वर्जन जब नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है, डाइट से तो आता ही जा रहा है ना, डाइट से तो फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड आ ही रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड बॉडी में बढ़ता चला जाएगा। तो धीमे धीमे बॉडी में फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड बढ़ता चला जाता है। क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा हो जाता है फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड, तो ये कुछ फिनाइल कीटोन्स में कन्वर्ट होने लग जाता है, कुछ दूसरी रिएक्शंस की हेल्प से। कौन कौन से फिनाइल कीटोन्स, जैसे आप बोल सकते हो फिनाइल पायरुविक एसिड और भी कुछ डेरिवेटिव्स वगैरह।
तो यहाँ पर ये इनमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये बताओ जब डाइट से ये आता जा रहा है तो ये आएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? फिनाइल पायरुविक एसिड। तो आप ऐसा भी तो बोल सकते हो कि जब ये बढ़ेगा तो इससे बनने वाले फिनाइल पायरुविक एसिड वगैरह भी तो बढ़ेंगे ना। बॉडी में फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। अब एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि बॉडी में जब भी कोई चीज बढ़ती है तो थोड़ी बहुत यूरिन में आती है, क्योंकि किडनी फिर उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है। तो बताओ ये फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स कहाँ आने लग जाएंगे? यूरिन में। बताओ इन फिनाइल पायरुविक एसिड डेरिवेटिव से क्या बोला था? फिनाइल कीटोन्स। बताओ यूरिन आने लग गए ना फिनाइल कीटोन्स। यूरिन में क्या आने लग गए? फिनाइल कीटोन्स। बताओ इसीलिए डिजीज का नाम क्या है? फिनाइल कीटो। बात समझ में आ गई ना? अब यहाँ एक और चीज होती है, इस डिजीज में हो क्या जाता? डिजीज में क्या है कि फिनाइल पायरुविक एसिड बॉडी में बढ़ रहा है, थोड़े बहुत तो चलो यूरिन से बाहर आ गए, लेकिन ज्यादातर तो अभी बॉडी में ही बने हुए हैं ना। अब बॉडी में कोई चीज ज्यादा होती है और अगर वो बाहर नहीं निकल रही होती है, ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगी? बॉडी में ही कहीं डिपोजिट होगी। तो फिनाइल पायरुविक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स जो है ये बॉडी में ही डिपोजिट होने लग जाते हैं ब्रेन के अंदर। तो ये इनकी डिपोजिशन साइट क्या है? ब्रेन। तो मेनली ये ब्रेन में डिपोजिट होते हैं और ब्रेन में डिपोजिट होकर के उसमें जो भी ये सेल्स वगैरह होती है, जो भी सेंटर्स होते हैं, उनको वो क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो इससे क्या होता है? कुछ ऐसी नर्व सेल्स, कुछ ऐसे न्यूरॉन्स यहाँ पर डैमेज होते हैं जिसकी वजह से धीमे धीमे टाइम के साथ मेंटल रिटार्डनेस आती चली जाती है। यानी जो बेबी है वो धीमे धीमे मेंटली रिटार्डेड होता चला जाता है। यानी बर्थ के टाइम पर तो नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे जैसे वो डाइट लेता जाएगा, अब एंजाइम मान लो इसके अंदर है नहीं, तो धीमे धीमे क्या होगा? फिनाइल पायरुविक एसिड बढ़ेगा और पायरुविक एसिड बढ़ेगा तो ब्रेन में डिपोजिट होगा और ब्रेन में डिपोजिट होगा तो मेंटल रिटार्डनेस। तो ऐसे बेबीज धीमे धीमे टाइम के साथ मेंटली रिटार्डेड होते चले जाते हैं। तो ये इसका एक सिम्टम होता है कि ऐसे बच्चे जिनमें ये डिजीज होती है फिनाइल कीटोन्यूरिया, वो मेंटली क्या हो जाते हैं? रिटार्डेड हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? फटाफट पढ़ते हैं क्या हुआ इसमें। ऐसे पर्सन जिनको फिनाइल कीटोन्यूरिया हो रखा होता है उनमें फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की क्या हो जाती है? एफिशिएंसी हो जाती है। इसकी वजह से फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड टायरोसिन अमीनो एसिड कन्वर्ट नहीं हो पाता। और इस वजह से क्योंकि डाइट के साथ तो फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड आ ही रहा है ना, कन्वर्ट हो नहीं रहा, तो इसका लेवल बॉडी में बढ़ता चला जाता है। अब जब एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर जाता है फिनाइल एलेनिन अमीनो एसिड, तो कुछ फिनाइल कीटोन्स में कन्वर्ट होने लग जाता है कुछ अदर रिएक्शंस की हेल्प से। तो उनमें क्या क्या है? फिनाइल पायरुविक एसिड है और कुछ और डेरिवेटिव्स भी हैं। बताओ अगर इसका लेवल बढ़ रहा है बॉडी में तो उनका भी लेवल तो बढ़ेगा। यानी आप कह सकते हो कि बॉडी में फिनाइल कीटोन्स का लेवल बढ़ जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड अदर डेरिवेटिव्स का लेवल बढ़ जाता है। बॉडी में जब भी कोई चीज बढ़ती है तो थोड़ी बहुत कहाँ आती है? यूरिन में आती है। तो यूरिन में क्या आने लग गए? फिनाइल कीटोन्स आने लग गए। यूरिन में फिनाइल कीटोन्स आ रहे हैं, इसलिए डिजीज का नाम फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब थोड़ी बहुत तो यूरिन में है, पूरा थोड़ी ना बाहर चला गया यूरिन के साथ। तो ज्यादातर कहाँ है? बॉडी के अंदर ही है। तो बॉडी के अंदर क्या होता है? इसका डिपोजिशन कहाँ? ब्रेन में। और जब ब्रेन में डिपोजिशन होता है तो जो वहां पर नर्व सेल्स है, न्यूरॉन्स है, ये सब क्या होते हैं? डैमेज होते हैं, जिस वजह से टाइम के साथ धीमे 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 मेंटल रिटार्डनेस आती चली जाती है। यानी एट द टाइम ऑफ बर्थ तो नॉर्मल होते हैं बेबी, लेकिन टाइम के साथ जैसे जैसे डिपोजिशन बढ़ता है बेबीज कैसे होते चले जाते हैं? मेंटली रिटार्डेड होते चले जाते हैं। तो ये इसका क्या होता है? एक फीचर होता है। बात समझ में आ गई ना? नहीं, डिटेक्ट तो हो जाता है। टेक्निक्स कई ऐसी हैं जिससे हम कई सारे जीन डिसऑर्डर्स का पता लगा लेते हैं, लेकिन कुछ करने को नहीं है ना। कुछ करने को नहीं है जेनेटिक डिसऑर्डर्स में, कुछ करने को खास नहीं होता है। आप सिर्फ उनको मैनेज ही कर सकते हो डिफरेंट तरीकों से, कि पता चला ये एंजाइम है जो आर्टिफिशियली आप दे दिए, इस तरह से मैनेज कर सकते हो। वरना फिर जीन थेरेपी एक सॉल्यूशन बचता है, और जीन थेरेपी आपको मालूम है कि उतनी कॉमन होती नहीं है, इसलिए करने को कुछ नहीं होता। पता चल भी जाएगा तो क्या कर लोगे ऐसे। चलिए बात करते हैं हम। कहां से हो जाएगा जब यही नहीं है? हाँ तो वो इफेक्ट पड़ सकता है, हाँ वो तो साइड इफेक्ट्स हैं। वो तो आप चार्ट में जो भी चीज समझ सकते हो ना वो समझ लिया। अभी तो और भी डिजीज पढ़नी है आपको, तो और बिल्कुल सारी चीजें हो जाएंगी कंडीशन। चलिए बात करते हैं एल्केप्टोन्यूरिया की। देखिए नेम फिर से आ गया एल्केप्टोन्यूरिया, फिर से क्या लगा है? यूरिया। अब यूरिया में क्या, यूरिन में क्या आ रहा है? एल्केप्टोन। तो जब यूरिन में एल्केप्टोन आने लग जाए तो समझ जाओ क्या है? एल्केप्टोन्यूरिया। अब एल्केप्टोन जो है वो डायरेक्ट नहीं आता, अभी बताऊंगा आपको कि यूरिन में पहुंच कैसे जाता है एल्केप्टोन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, एल्केप्टोन जो होता है इसका कलर होता है ब्लैक। ये ब्लैक कलर का होता है एक कंपाउंड एल्केप्टोन। और क्योंकि यूरिन में एल्केप्टोन अगर है और इसका कलर ब्लैक है तो यूरिन का कलर भी कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको एल्केप्टोन यूरिया हो रखा होता है उनकी यूरिन का कलर कैसा होता है? ब्लैक।
इसलिए इस डिजीज को हम ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं। तो ये कौन सी डिजीज होती है? ब्लैक यूरिन डिजीज। ऐसी कई सारी ब्लैक डिजीज पढ़ेंगे हम लोग। ये पढ़ रहे हैं हम लोग ब्लैक यूरिन डिजीज, एक होती है ब्लैक डेथ डिजीज, एक होती है ब्लैक लंग्स डिजीज, एक होती है ब्लैक फीवर डिजीज। तो ऐसी धीमे धीमे आती जाएंगी ये साथ। तो अभी कौन सी पढ़ी हम लोगों ने? ब्लैक यूरिन डिजीज। यूरिन का कलर कैसा होता है? यहाँ पर ब्लैक होता है। अब कैसे ब्लैक बनता है वो अभी आपको समझाता हूँ। जिन भी पर्सन को एल्केप्टोन्यूरिया हो रखा होता है उनके अंदर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। कौन सा एंजाइम? होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम। इस एंजाइम की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी। अब जरा मुझे बताओ, अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बाकी सब तो नॉर्मल चलेगा, बस ये रिएक्शन अफेक्टेड हो जाएगी। इसका मतलब टायरोसिन अमीनो एसिड से ये तो बनेगा, लेकिन ये आगे इनमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। यानी आप कह सकते हो कि धीमे 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 होमोजेंटिसिक एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ेगा। और मैंने क्या बोला? जब भी कोई चीज बॉडी में बढ़ती है तो थोड़ी बहुत तो यूरिन में आती है। तो होमोजेंटिसिक एसिड भी यूरिन के साथ बाहर आने लग जाता है। अब समझना जरा कंसेप्ट अच्छे से, कि जब इस तरह के पेशेंट जिनको एल्केप्टोन्यूरिया हो रखा होता है, जब वो यूरिन पास करते हैं वॉशरूम के अंदर, तो वहां पर क्या होता है? जब यूरिन उनकी बॉडी से बाहर निकलती है तब तो उसका कलर नॉर्मल होता है, तब ब्लैक कलर नहीं होता है उसका, तब तो नॉर्मल कलर जैसा होता है। लेकिन जब वो यूरिन पास करके चला जाता है और अगर यूरिन वॉशरूम में पड़ी रहती है तो क्या होता है? यूरिन में बताओ क्या है? होमोजेंटिसिक एसिड है। अब ये होमोजेंटिसिक एसिड यूरिन के साथ एनवायरमेंट में पड़ा हुआ है, तो एनवायरमेंट में क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर इसका क्या होने लग जाता है? ऑक्सीडेशन होने लग जाता है। किसका? होमोजेंटिसिक एसिड का। और जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन होता है, होमोजेंटिसिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एल्केप्टोन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एल्केप्टोन, मतलब दूसरे कंपाउंड में। तो ये ऑक्सीडेशन से बनता है एल्केप्टोन। किसके ऑक्सीडेशन से? होमोजेंटिसिक एसिड इसके इसके ऑक्सीडेशन से बनता है क्या? एल्केटोन। और ये कब बना? जब यूरिन बॉडी से बाहर आ, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन यूरिन जैसे ही बॉडी के बाहर आई ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आई, और ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने पर ही ऑक्सीडेशन हो गया और एल्केटोन बन गया। और एल्केटोन का कलर कैसा होता है? ब्लैक। यानी आप कह सकते हो कि यूरिन पास करने के बाद जब यूरिन थोड़ी देर के लिए पड़ी रहती है वॉशरूम में, तो वहां पर धीमे धीमे जैसे जैसे एल्केटोन बनता जाएगा वैसे वैसे उस यूरिन का कलर कैसा होता जाएगा? ब्लैक होता जाएगा। और इसकी वजह से तो इस डिजीज का नाम क्या है? ब्लैक यूरिन डिजीज। यानी पर्सन से यूरिन बाहर आती है तब ब्लैक कलर की नहीं होती है, थोड़ी देर के बाद जब वो पड़ी रहती है वॉशरूम में तो ब्लैक कलर की होती है। समझ में आ गई बात? तो ये तो हो गया, इसका नेम क्या पड़ा? एल्केप्टोन यूरिया, क्योंकि एल्केप्टोन है ना यूरिन में, इसलिए एल्केप्टोन यूरिया। लेकिन यहाँ पर दूसरी चीज क्या? मतलब मैंने क्या बोला? बॉडी में जब कोई चीज बढ़ती है तो थोड़ी बहुत तो यूरिन के साथ बाहर आ जाती है, लेकिन मैक्सिमम तो बॉडी के अंदर ही रहती है ना। और बॉडी के अंदर कोई चीज ज्यादा होती है तो क्या होती है? वो डिपोजिट होती है। तो ये होमोजेंटिसिक एसिड जो है ये बॉडी में डिपोजिट होता है। अब ये कहाँ कहाँ डिपोजिट होता है? ये होता है ज्वाइंट्स में डिपोजिट, टेंडन्स में डिपोजिट, कार्टिलेज में डिपोजिट, लिगामेंट्स में डिपोजिट। मतलब ज्वाइंट्स हो गए, टेंडन हो गया, कार्टिलेज हो गया, इसके बाद लिगामेंट हो गया, इन सब में क्या होता है? डिपोजिट होता है। और जब इन सब में डिपोजिट होता है तो कल जो कुछ भी आपने पढ़ा था लगभग लगभग वैसे ही यहाँ पर इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो चला इन स्ट्रक्चर्स में स्वेलिंग आ गई, इन स्ट्रक्चर्स में इन्फ्लामेशन जैसा फंडा बन गया, इनमें पेन हो रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि स्केलेटन सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं? अफेक्टेड हो जाते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो ये डिजीज कौन सी थी? एल्केप्टोन्यूरिया। फटाफट रिवाइज करते हैं। एल्केप्टोन्यूरिया के जो पेशेंट होते हैं उनमें होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की क्या हो जाती है? डेफिशिएंसी। इसकी वजह से ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसका लेवल बॉडी में बढ़ता जाता है। ये थोड़ा बहुत यूरिन में आता है, यूरिन में जैसे ही आएगा एयर के कांटेक्ट में आएगा, बाहर आते ही एयर के कांटेक्ट में आया मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, इसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। किस में? एल्केप्टोन में। इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक। इसके वजह से यूरिन का कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक। इसलिए डिजीज का नाम ब्लैक यूरिन डिजीज या फिर एल्केप्टोन्यूरिया। बात समझ में आ गई? बॉडी में होमोजेंटिसिक एसिड ज्यादा हो गया, डिपोजिट होगा कहां पर? ज्वाइंट्स में, लिगामेंट्स में, टेंडन में, कार्टिलेज में, और इनको क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। तो स्केलेटन सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है वो क्या होते हैं? अफेक्टेड होते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो ये डिजीज थी कौन सी? एल्केप्टोन्यूरिया। तो पहले हो गई फेनाइलकीटोन्यूरिया, दूसरी हो गई एल्केप्टोन्यूरिया। अब तीसरी बात करते हैं एल्बिनिज्म। जिनको भी एल्बिनिज्म, अच्छा एलबी, कहीं पर भी पूरी बायो में, मेडिकल साइंस में अगर एलबी प्रीफिक्स लगा है तो एलबी प्रीफिक्स का मतलब होता है वाइड। कहीं पर भी एलबी, जैसे आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें आता है कॉर्पस एल्बिकेंस।
कॉर्पस एल्बिकेंस, एल्बी फिर से आ गया ना प्रोफेसर, तो वहां पर उसका कलर कैसा होता है? व्हाइट। कॉर्पस एल्बिकेंस का कलर कैसा होता है? व्हाइट। तो कहीं पर भी एल्बी लग जाए, समझ जाना कलर कैसा? व्हाइट। तो क्या होता है? एल्बिनिज्म की बात करते हैं, तो इसमें भी व्हाइट कलर हो जाता है। कैसे? देखो, ऐसे पर्सन जिनको एल्बिनिज्म होता है उनके अंदर ये एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। किस एंजाइम की? टायरोसिनेज एंजाइम की। अब बताओ, टायरोसिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो रही है, टायरोसिन अमीनो एसिड कन्वर्ट नहीं हो पाएगा मेलानिन पिगमेंट में। भले डाइट से आ जाए टायरोसिन अमीनो एसिड, भले फिनाइलएलेनिन अमीनो एसिड से कन्वर्ट होकर किया जाए, लेकिन कन्वर्ट किसमें नहीं हो पाएगा? ये मेलानिन पिगमेंट। यानी मेलानिन पिगमेंट बनना बंद हो जाएगा, भले टायरोसिन अमीनो एसिड कितना भी बना रहे, मेलानिन पिगमेंट बनेगा ही नहीं। और जब मेलानिन पिगमेंट बनेगा नहीं तो स्किन में, आयरिस में, इन सब में मेलानिन पिगमेंट आपको देखने को मिलेगा नहीं। और इसी वजह से इन स्ट्रक्चर्स का कलर कैसा हो जाएगा? लाइट हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। तो आयरिस पर तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्किन पर बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है कि यहाँ पर इसका इनका कलर कैसा हो जाता है? व्हाइट। कुछ ओवर व्हाइट हो जाता है। अलग समझ में आता है कि यार ये नॉर्मल व्हाइट तो नहीं, ये कोई डिजीज की वजह से हो रहा है। एल्बिनिज्म, एलबी व्हाइट हो गया ना, तो पर्सन कुछ एक्स्ट्रा व्हाइट दिखने लग जाता है, और वहां पर डिजीज कौन सी है? एल्बिनिज्म। बात समझ में आ गई? अच्छा बताओ, यहां से प्रॉब्लम क्या हो जाएगी शुरू? आप हो गए व्हाइट हो गया, बढ़िया ही तो है। स्किन कैंसर के चांसेस अब क्या है? ज्यादा है। मतलब इस तरह के पर्सन को यूवी रेस के एक्सपोजर से बचना चाहिए। अपनी स्किन को हमेशा कैसे रखना चाहिए? कवर करके रखना चाहिए। बात समझ में आ गई ना? तो ये डिजीज थी कौन सी? एल्बिनिज्म। ये तो और भी इजी थी एल्बिनिज्म। फटाफट देखो, बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे? टायरोसिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी। इसकी वजह से टायरोसिन अमीनो एसिड कन्वर्ट नहीं होगा मेलानिन पिगमेंट में, और बॉडी में जहां जहां मेलानिन पिगमेंट है वहां वहां मेलानिन पिगमेंट रहेगा नहीं, दिखेगा नहीं। इसलिए कलर कैसा हो जाएगा वहां पर? व्हाइट। तो स्किन कलर कैसा हो जाता है? एक्स्ट्रा व्हाइट। इस वजह से स्किन कैंसर के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि मेलानिन पिगमेंट का काम ही क्या है? यूवी रेस से प्रोटेक्शन करके स्किन कैंसर के चांसेस को कम करना। बात समझ में आ गई? अब एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर समझ में आ गया। एक पर्सन है, ये पर्सन जो है, ये फिनाइल कीटोन्यूरिया का पेशेंट, फिनाइल कीटोन्यूरिया का पेशेंट, पीकेयू है ना, शॉर्ट में बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया को क्या? पीकेयू। इवन एनसीईआरटी ने भी वर्ड यूज किया है पीकेयू, फिनाइल कीटोन्यूरिया। और ये पर्सन जो डाइट लेता है, वो कुछ दिनों से, काफी दिनों से ऐसी डाइट ले रहा है जिसमें टायरोसिन अमाइनो एसिड नहीं, टायरोसिन अमाइनो एसिड यहां पर नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या ये पर्सन एल्बिनिज्म जैसे सिम्टम शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? एग्जैक्टली एल्बिनिज्म नहीं बोल रहा हूं, एल्बिनिज्म जैसे सिम्टम शो करेगा या नहीं करेगा? करेगा। कैसे? आप तो सोचो, अगर इस पर्सन को फिनाइल कीटोन्यूरिया हो रखा है, इसका मतलब ये एंजाइम नहीं है, और ये एंजाइम नहीं मतलब ये रिएक्शन नहीं हो रही है, मतलब इस तरीके से ये अमाइनो एसिड नहीं बन रहा है। दूसरा, वो कैसी डाइट ले रहा है जिसमें टायरोसिन अमाइनो एसिड नहीं, इसका मतलब डाइट से भी नहीं आ रहा है, मतलब दोनों रास्ते बंद हो गए टायरोसिन अमाइनो एसिड आने के। इसका मतलब बॉडी में टायरोसिन अमाइनो एसिड की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब बताओ, सबस्ट्रेट ही नहीं है, भली एंजाइम बना रहे, प्रोडक्ट कैसे बन सकता है? आपको ये एंजाइम है, अमाइनो एसिड ही नहीं है, तो कैसे बन सकता है मेलानिन पिगमेंट? बताओ, मेलानिन पिगमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और धीमे धीमे वैसे ही सिम्टम्स शो करेगा जैसे कि कौन करता है? एल्बिनिज्म का पेशेंट करता है। समझ में आ गई ना बात? तो ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी यहां से बन सकते हैं, ध्यान रखिए। चलिए, फोर्थ आते हैं अब। फोर्थ डिजीज है टे सेक्स डिजीज। ये टू डिफरेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने इस डिजीज को एक्सप्लेन किया था, इसलिए नाम हो गया टे सेक्स डिजीज। टे एंड सेक, ये साइंटिस्ट के नेम। अच्छा, इस डिजीज का एक और नाम होता है इनफेंटाइल एमोरेटिक इडियोसी। इनफेंटाइल एमोरेटिक इडियोसी। अब देखिए, इस टर्म में भी काफी कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इनफेंटाइल मतलब इन्फेंट्स में देखने को मिलेगी। इन्फेंट्स मतलब समझते हो, जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनको हम इन्फेंट्स बोलते हैं। ये कभी भी आपको एडल्ट में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्फेंट कभी एडल्ट बन ही नहीं पाता है, उसकी डेथ हो जाती है 3 to 4 years की एज तक आते आते। मतलब इन्फेंट जो है थोड़ा ही बड़ा हो पाता है, 3 to 4 years की एज तक पहुंच पाता है, और फाइनली उसकी क्या हो जाती है? डेथ। यानी कभी भी आपको ये डिजीज किसी एडल्ट में देखने को मिलेगी नहीं, इसलिए यहाँ पर टर्म है क्या? इन्फेंटाइल। एमोरेटिक, एमोरेटिक टर्म के बारे में अपन यहाँ बात नहीं करेंगे, बस मैं आपको बता दूं कि एमोरेटिक टर्म जो होता है वो आईज से रिलेटेड होता है। मतलब आईज अगर अफेक्टेड हो रही हो कहीं पर, तो फिर एमोरेटिक टर्म यूज कर सकते हैं। तो एमोरेटिक किससे रिलेटेड है? आईज से। तीसरा टर्म है इडियोसी।
इडियोसी मतलब क्या, मेंटल रिटार्डनेस, इडियट हो जाना, मेंटली रिटार्डेड हो जाना। तो यहाँ पर मेंटल रिटार्डनेस यहाँ पर भी आती है, जैसे कि पीकेयू में आई थी ना, वैसे ही मेंटल रिटार्डनेस यहाँ पर भी आती है। क्या हो गया बेटा, क्या देख रहे हो, क्या हो गया बताओ ना, मन नहीं लग रहा क्या, कुछ तो हुआ है अभी, क्या पढ़ाया मैंने अभी, क्या बताया मैंने अभी, एमोरेटिक का मतलब, देखो देखो, खड़े हो जाओ, बताओ एमोरेटिक का मतलब क्या बताया था मैंने, मेंटल रिटार्डनेस, देखो तुरंत पकड़ में आ जाता है बेटा। कहां से हो, बिहार से, इतनी दूर से आए हो, किस लिए आए हो यहाँ पे, पढ़ने के लिए, और ये पढ़ रहे हो, खड़े रहो बेटा। देखो यहाँ पे, तो इन्फेंटाइल एमोरेटिक इडियोस, ये तीनों टर्म समझ में आ गए ना, इनका मतलब क्या है। चलो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं। ये जो अपने 3 एग्जांपल्स पढ़े थे, ये तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, लेकिन ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड नहीं है, ये होती है फैट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। मतलब यहां पर हम लोग बात करेंगे लिपिड्स वगैरह की, अभी बात किसकी कर रहे थे, अमाइनो एसिड्स की, लेकिन अब किसकी करेंगे, लिपिड्स वगैरह की। तो देखिए क्या होता है इसमें, वो मैं आपको समझा दूं। तो ये मेटाबॉलिक पाथवे याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, तो भी पढ़ा था। अब देखो इसमें क्या होता है, फैट मेटाबॉलिज्म की एक रिएक्शन लिखता हूं, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। फैट मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं यहाँ पे। आपने 11th में बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ रखा होगा, एक होते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड्स और एक होते हैं सिंपल लिपिड्स, पढ़ा होगा ना। तो क्या होता है कि जो कॉन्जुगेटेड लिपिड्स होते हैं वो सिंपल लिपिड्स के कंपेयर में हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल ज्यादा होते हैं। तो हमारी बॉडी में क्या है कि एक रिएक्शन होती है जिससे अगर आप डाइट में कॉन्जुगेटेड लिपिड्स लो भी अगर, तो वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं किसमें, सिंपल लिपिड्स, क्योंकि डाइट लोगे तो दोनों तरह के लिपिड्स आएंगे, लेकिन क्योंकि कॉन्जुगेटेड लिपिड्स थोड़े से हार्मफुल हैं ज्यादा हमारे लिए बॉडी के, तो वहां पर एक रिएक्शन चलती है जिससे कॉन्जुगेटेड लिपिड कन्वर्ट कर दिए जाते हैं किसमें, सिंपल लिपिड में। तो वही हम रिएक्शन लिख रहे हैं कि कन्वर्ट होते कैसे। तो यहाँ एक एंजाइम काम आता है जिसका नाम होता है बीटा एन एसिटाइल हेक्सोजेमिनिडेज, हेक्सोजेमिनिडेज। तो conjugated lipids with the help of beta and acetyl hexosaminidase are converted into simple lipids। ये एक सिंपल सी रिएक्शन है जो आपको याद रखना। अब ये एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ ना, क्योंकि conjugated lipids को सिंपल लिपिड से बदल दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बर्थ के साथ ही उनके अंदर इस एंजाइम की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, कि जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर है ये बाई बर्थ प्रेजेंट। ये ऐसा नहीं होता कि बर्थ हो गया और उसके बाद डेवलप हो रहा है, डेवलप हो सकती है डिजीज, सिम्टम्स बाद में आ सकते हैं टाइम के साथ, लेकिन डिजीज तो बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब यही होता है। यहाँ पर क्या है कि ये जो एंजाइम है ये बनता ही नहीं है इन पर्सन के अंदर। अब बताओ ये एंजाइम ही नहीं होगा तो बताओ कॉन्जुगेटेड लिपिड्स सिंपल लिपिड्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, यानी डाइट लेते जाओ कॉन्जुगेटेड लिपिड्स बॉडी में बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे जो इन्फेंट्स होते हैं जिनके अंदर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, वो जो भी खाते हैं, जो भी डाइट लेंगे, उसमें जो भी कॉन्जुगेटेड लिपिड्स होंगे वो सिंपल लिपिड्स में कन्वर्ट होंगे ही नहीं। बताओ कॉन्जुगेटेड लिपिड्स आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, सिंपल लिपिड्स में कन्वर्ट हो ही नहीं रहे, हो ही नहीं रहे, हो ही नहीं रहे। बताओ धीमे 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 बॉडी में कॉन्जुगेटेड लिपिड्स बढ़ते जाएंगे कि नहीं बढ़ते जाएंगे, जो कि क्या बताए थे मैंने, हार्मफुल, कंपेरिजन अगर करें तो हार्मफुल होते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि जो कॉन्जुगेटेड लिपिड्स होते हैं, जैसा वो फंडा मैंने बताया ना कि बॉडी में कोई भी चीज बढ़ती है तो डिपोजिट होगी ना कहीं ना कहीं, तो यहां पर ये डिपोजिट होने लग जाती है, कहां पर, ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में इनका क्या होने लग जाता है, डिपोजिट, किनका, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स का। तो जैसे आपने गैंग्लियोसाइट सेल वगैरह ये सब आपने पढ़ा होगा फंडा, और नहीं भी पढ़ा तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड याद है कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में क्या हो जाते हैं, डिपोजिट। और वहां जाकर के वहां की जो सेल्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे क्या होता है, मेंटल रिटार्डनेस आती है। ऑब्वियस सी बात है, ब्रेन की सेल्स अगर डैमेज होंगी तो क्या होगा, मेंटल रिटार्डनेस आएगी। तो यहाँ पर टाइम के साथ मेंटल रिटार्डनेस बढ़ती है, मतलब बाई बर्थ ये भी नहीं होते मेंटल रिटार्डेड, क्योंकि जब डाइट से कॉन्जुगेटेड लिपिड लेगा तभी तो आप कहोगे ना कि कॉन्जुगेटेड लिपिड बढ़ेंगे। अब बर्थ हुआ तो उसने अभी डाइट ली नहीं है, और जब डाइट ली नहीं है तो उसके अंदर कॉन्जुगेटेड लिपिड अभी है ही नहीं है, वो तो बाद में फंडा बनेगा ना डिपोजिशन का। तो यानी कहना कि बर्थ के टाइम पर ये भी मेंटली रिटार्डेड नहीं होते, नॉर्मल होते हैं, लेकिन टाइम के साथ ये धीमे धीमे क्या हो जाते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते चले जाते हैं। बात समझ में आ गई ना।
दूसरी चीज क्या होती है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की सेल्स के अफेक्ट होने की वजह से कई बार पैरालिसिस भी आ जाता है। पैरालिसिस मतलब बॉडी की जो मसल्स है वो काम नहीं कर पाती। आपने देखा होगा कई बार पैरालिसिस एक साइड होता है जनरली, है ना, दोनों साइड नहीं होता है, कई बार एक साइड वालों को होता है, अफेक्ट करता है एक तरफ के पार्ट को। पता चला आपने देखा होगा ड्रूप हो जाता है, फेस थोड़ा सा झूल जाता है इस तरह का, हाथ वगैरह में भी वो नहीं होता, एक तरफ का पार्ट, एक तरफ का तो नॉर्मल होता है, लेकिन दूसरी तरफ का पार्ट थोड़ा सा आपको लगेगा कि यहाँ पर उतना सही नहीं है, मतलब क्योंकि मसल्स वगैरह वहां पर काम नहीं कर पा रही होती प्रॉपर, इस वजह से। तो पैरालिसिस आने से क्या होता है, मसल्स काम नहीं करेंगे। आपको मालूम है कई सारी बॉडी में एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि मसल्स के दम पे ही चल रही हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन वगैरह, यही ना हो पाए, पता चला, बताओ क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो पर्सन की पैरालिसिस की वजह से ही फाइनली क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और डेथ होने में ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगता, 3 to 4 years मैक्स टू मैक्स सर्वाइव कर पाते हैं। और क्या हो जाती है, ऐसे पर्सन की, ऐसे इन्फ्लुएंस की डेथ हो जाती है। और थोड़ी सी दुख वाली बात है कि इसको हम मैनेज भी नहीं कर पाते, मतलब उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं। बाकी जैसे अगर एल्बिनिज्म वगैरह की बात करो, क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, कलर ही तो एक्स्ट्रा व्हाइट हो गया, अरे चांसेस ही तो ज्यादा है स्किन कैंसर, वो थोड़ी ना रहा है, कहीं ना कहीं प्रोटेक्टेड करेगा अपनी स्किन को, नहीं होगा। तो उनमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो आपको इस बेसिक आइडिया याद रखना कि इस एंजाइम की क्या हो जाती है यहाँ पर, डेफिशिएंसी। बताओ किससे रिलेटेड हुआ है, फैट मेटाबॉलिज्म। अब बताओ ये जो टेस्ट डिजीज होती है इसमें किस एंजाइम की डेफिशिएंसी, बीटा एंड एक्साइल हेक्सोजाइमेडेज। इससे क्या होता, डाइट से जो भी कॉन्जुगेटेड लिपिड्स आएंगे वो आते रहेंगे, सिंपल लिपिड्स में कन्वर्ट होंगे नहीं, धीमे धीमे बॉडी में कॉन्जुगेटेड लिपिड्स का लेवल बढ़ जाएगा, इनका डिपोजिशन होगा कहाँ, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, वहां की सेल्स क्या होंगी, डैमेज होंगी, डिस्ट्रॉय होंगी। इससे क्या होगा, मेंटल रिटायर्डनेस आएगी टाइम के साथ, और साथ में यहाँ पर पैरालिसिस हो जाएगा, और पैरालिसिस की वजह से फाइनली किसी डे क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और 3 to 4 years की एज आते आते डेथ हो जाती है, इसलिए इन्फेंट्स में ही देखने को मिलती है, यंग एज या एडल्ट में आपको ये डिजीज देखने को नहीं मिलती है। बताइए समझ में आ गया ना। तो ये सिंपल सा आइडिया था, बेसिक आइडिया रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। हाँ बेटा, कर क्या लोगे पता लगा के भी, हाँ तो यही मैनेज कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ऐसी कौन सी डाइट होगी, कब तक दे लोगे ऐसी डाइट। नहीं ट्रीटमेंट नहीं बोलते इसको, मैनेजमेंट बोलते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब सही कर दिया, मैनेजमेंट का मतलब कंडीशन बनी रही है लेकिन उससे कुछ नुकसान नहीं होने दे रहे ज्यादा, ऐसे, ठीक है। हाँ, नहीं ऐसे हर चीज के एंजाइम नहीं बन पाए ना अभी, वो एंजाइम रिप्लेसमेंट वाला फंडा हर जगह अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ऐसे एंजाइम बनाओगे कैसे आप, दिक्कत ही आती है। चलो थैलेसीमिया पढ़ते हैं आप। थैलेसीमिया देखो, थैलेसीमिया इंपॉर्टेंट है, समझना अच्छे से। थैलेसीमिया एक तरह का एनीमिया है। बताओ एनीमिया का मतलब क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी का क्या हो जाना, कम हो जाना। अब यहाँ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम क्यों हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ग्लोबिन चेन्स, नंबर ऑफ ग्लोबिन चेन्स इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं पर्सन के, उनमें नंबर ऑफ ग्लोबिन चेन्स क्या होता है, कम होना, कितना चाहिए, 4 से कम हो जाता है। अब बताओ 4 जब होती है तब नॉर्मल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, और 4 से अगर कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी तो रिड्यूस हो जाएगी, बस उसी का नाम क्या है, एनीमिया। तो थैलेसीमिया भी क्या है, एनीमिया। और एक सीवियर एनीमिया होता है, यहाँ पर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड होती है, मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही करना होता है, वही एक सॉल्यूशन होता है। मतलब एक हेल्दी पर्सन से ब्लड लो जिसमें कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हो, और वो जब डोनेट किया जाएगा, इसको ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाएगा ना, तभी ये सर्वाइव कर पाएगा, वरना यहाँ पर दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि सीवियर एनीमिया एक तरीके का, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इतनी कम होती है कि पर्सन जो है ना वो डे टू डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं उनको भी परफॉर्म नहीं कर पाता अच्छे से, बहुत जल्दी ऑक्सीजन की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हालत खराब हो जाती है, सप्लाई मिलती नहीं ऑक्सीजन की उतनी ज्यादा। तो देखिए सबसे पहले तो इसी के बारे में पढ़ लेते हैं, हीमोग्लोबिन के बारे में रिवाइज करते हैं फटाफट। बताओ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तो आपको मालूम होगा ही, सेंटर में होता है हीम, और चारों तरफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स या ग्लोबिन चेन्स, ऐसी तो बनाते हैं अपन, और 2 होती है अल्फा ग्लोबिन चेन्स और 2 होती है बीटा ग्लोबिन चेन्स। बताओ टोटल कितनी होती है, 4
ग्लोबिन चेन्स, जिनको की चेन्स का मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन्स, आप मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो। तो 4 ग्लोबिन चेन्स या फिर 4 ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होते हैं। अब इनको बनाता कौन है? इनको बनाता है जीन। इनको कुछ जीन्स होती है वो बनाती है। तो देखिए सबसे पहले मैंने बात करता हूँ 16th पेयर की। ये मैंने बना दिया 16th क्रोमोसोमल पेयर, और इस पर मैं बना रहा हूँ जीन्स। ये देखो मैंने 2 जीन बना दी इस क्रोमोसोम पर, और ऐसी 2 जीन बना दी इस क्रोमोसोम। बताओ जीन तो सेम है ना? हाँ फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जीन तो सेम है ना। तो बताओ ये जीन सेम है, ये जीन सेम है। हाँ डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, एलील अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जीन तो एक ही होगी ना। तो ये जीन जो है, ये वाली जीन ऊपर वाली, इसको बोलते हैं HbA1, और नीचे वाली जो ये जीन है इसको क्या बोलते हैं? HbA2। HbA1 HbA2 ये जीन के नाम है। नाम भी कैसे रखे गए? Hb मतलब हीमोग्लोबिन, A मतलब अल्फा, 1 मतलब फर्स्ट, हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन को बनाने वाली फर्स्ट। HbA2, Hb मतलब हीमोग्लोबिन, A मतलब अल्फा, 2 मतलब सेकंड, हीमोग्लोबिन की अल्फा चेन को बनाने वाली सेकंड। मतलब ये 2 जीन्स हैं, 1 जीन सेकंड जीन। ये 2 जीन्स मिलकर के क्या बनाती हैं? अल्फा ग्लोबिन चेन्स बनाती है। तो ओवरऑल कितनी हुई अगर दोनों पेयर पर बात किया तो 4 हुई ना। अरे 2 एक जैसी जरूर है लेकिन है तो 2 एलील ना अलग अलग। समझिए बात को? ये टोटल 4 हो गए, पेयर पर कितने हो गए टोटल? 4, यानी 2 जीन पेयर्स ऐसा बोल सकते हो। तो यहां पर ये सब मिलकर के बनाती हैं क्या? 2 अल्फा ग्लोबिन चेन्स। 2 अल्फा ग्लोबिन चेन्स, ये सब मिलकर के बनाएंगे 2 अल्फा ग्लोबिन चेन्स। इसी तरह से मैं बात करता हूँ 11th क्रोमोसोमल पेयर की। ये बना दिया मैंने 11th क्रोमोसोमल पेयर, 11th पेयर। और ये मैंने बना दी जीन, ऐसी एक जीन बना दी। यहाँ सिर्फ एक ही जीन की बात करनी है, और इस जीन का नाम होता है HbB। मतलब HB मतलब हीमोग्लोबिन की बीटा चेन को बनाने वाली ओनली जीन, सिर्फ एक जीन। तो इसका नाम क्या है? HbB। तो जब ये काम करती है तो इससे बनती है 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स। यानी आप कह सकते हो अल्फा ग्लोबिन चेन्स को बनाने वाली जो जीन्स है वो 2 है, और प्रेजेंट है किस पर? 16 क्रोमोसोमल पेयर पर। जो बीटा ग्लोबिन चेन्स है इनको बनाने वाली जीन है एक, जो कि प्रेजेंट है किस पर? 11th पेयर पर। बताओ 16th 11th ये सब ऑटोसोम्स ही हुए ना। बताओ ऑटोसोमल डिजीज ही तो पढ़ रहे हैं अपन लोग इस वजह से। अब यहाँ पर ये फंडा है। अब यहाँ पर बताओ अगर इन 4 जीन्स में कोई भी गड़बड़ी हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, डिलीशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, बताओ कहीं ना कहीं अल्फा ग्लोबिन चेन्स का नंबर अफेक्टेड होगा कि नहीं होगा? तो अकॉर्डिंगली होता है। हो सकता है 2 से क्या हो जाए? 1। हो सकता है कितना हो जाए? 0 भी हो जाए। तो किसी पर्सन के अंदर 1 ग्लोबिन चेन मिलती है अल्फा वाली, और किसी के अंदर एक भी नहीं मिलती। डिपेंड करेगा ना कि कितनी जीन्स यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो जितनी ज्यादा इन्वॉल्व होंगे उतने ज्यादा नंबर अफेक्टेड होगा। ऐसे यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कितनी जीन है टोटल? 2। तो इनमें से जितनी अफेक्टेड होंगी उसके हिसाब से बीटा ग्लोबिन चेन्स का नंबर भी अफेक्टेड हो सकता है। तो यहाँ पर अगर इनमें कोई म्यूटेशन हो, डिलीशन हो, तो किसका नंबर अफेक्टेड होता है? बीटा चेन्स। तो याद रखना इन 4 में से अगर अफेक्टेड हो रही है कोई म्यूटेशन, डिलीशन, तो इनका नंबर अफेक्टेड होता है। इनमें से अगर कहीं म्यूटेशन, डिलीशन हो रहा है तो इनका नंबर अफेक्टेड होता है। मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है अल्फा ग्लोबिन चेन्स के नंबर रिड्यूस करने के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल होती है इनका नंबर रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। समझ में आई बात? और इसी वजह से थैलेसीमिया 2 टाइप्स का होता है। थैलेसीमिया 2 टाइप्स का होता है। एक होता है अल्फा थैलेसीमिया, और एक होता है बीटा थैलेसीमिया। तो अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया नाम से ही समझ गए होंगे। अगर हीमोग्लोबिन में नंबर ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन्स अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो क्या बोलोगे? अल्फा थैलेसीमिया। और अगर हीमोग्लोबिन में नंबर ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन्स अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो क्या बोलोगे? बीटा थैलेसीमिया। तो अल्फा ग्लोबिन चेन्स का नंबर कम हो रहा तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा ग्लोबिन चेन्स का नंबर कम हो रहा तो बीटा थैलेसीमिया। बताओ अल्फा थैलेसीमिया कब होगा? जब ये 4 जीन्स जो हैं इनमें कोई चेंज आ जाए, इनमें म्यूटेशन हो जाए, डिलीशन हो जाए। तो जितने ज्यादा में म्यूटेशन या डिलीशन होगा उतना ही नंबर यहाँ पर अफेक्टेड हो जाएगा। तो हो सकता है कि यहाँ 2 से क्या हो जाए? 1। हो सकता है 2 से क्या हो जाए? 0। यहाँ पर इनके लिए अगर इनमें कोई म्यूटेशन, डिलीशन होगा तो बताओ कौन का नंबर अफेक्टेड होगा? बीटा ग्लोबिन चेन्स का। बताओ कौन सा थैलेसीमिया हो जाएगा? बीटा थैलेसीमिया। तो सिंपल सी बात है, अल्फा थैलेसीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा 16 पेयर पर ये जीन्स, बीटा थैलेसीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा 11 पेयर पर ये जीन। बात समझ में आ गई? ये इतना सा याद रखना है। ये लीजिए, ये हो गया थैलेसीमिया। सिंपल सी बात है। होना क्या है? हीमोग्लोबिन की जो ग्लोबिन चेन्स हैं
उनका नंबर रिड्यूस होना है। अल्फा का हो रहा तो अल्फा, बीटा का हो रहा तो बीटा, सिंपल सी बात है। अब यहां पर एक कंपैरिजन किया जाता है कई बार, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। नाम भी सुना होगा सिकल सेल एनीमिया। तो एक थैलेसीमिया ये भी एनीमिया है, और एक सिकल सेल एनीमिया ये भी क्या होता है, एनीमिया होता है। ये दोनों ही क्या है, एनीमिया। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है। थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, जबकि सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। क्वालिटेटिव मतलब क्या, कि यहां पर क्वांटिटी अफेक्ट होती है, यहां पर क्वालिटी अफेक्ट होती है। तो क्वांटिटी किसकी, ग्लोबिन चेन्स की। मतलब आप कह सकते हो नंबर ऑफ ग्लोबिन चेन्स यहां पर क्या होता है, रिड्यूस। और यहां पर क्वालिटी अफेक्ट कैसे हो रही है, स्ट्रक्चर ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, स्ट्रक्चर ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन्स ये क्या हो जाता है, यहां पर चेंज हो जाता है, चेंज्ड। सिर्फ बीटा ग्लोबिन चेन्स का, अल्फा का नहीं, सिर्फ बीटा का। तो अगर बीटा ग्लोबिन चेन्स का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो भी ये काम करने लायक नहीं रहती। नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा तभी वो ऑक्सीजन को कैरी करती है। अगर स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया तो फिर ऑक्सीजन को कैरी नहीं करती। तो ऑक्सीजन को कैरी अगर नहीं कर पा रही है, इसका मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अफेक्टेड। इसका मतलब क्या, एनीमिया। समझ में आ रही ना बात? तो यहां पर क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मतलब क्वालिटी चेंज हो रही है, मतलब क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। यहां क्या हो रहा है, नंबर ही चेंज हो रहा है, कभी अल्फा का चेंज हो रहा है, कभी बीटा का। तो बताओ ये कौन सी प्रॉब्लम हो गई, क्वांटिटेटिव। है दोनों एनीमिया, और दोनों ही हीमोग्लोबिन से रिलेटेड भी है, और दोनों ही ग्लोबिन चेन से रिलेटेड है। इसलिए इन दोनों का कंपेरिजन किया जाता है कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। यहां नंबर की बात, यहां क्वालिटी यानी स्ट्रक्चर की बात। बस इतनी सी बात आपको यहां ध्यान रखना। समझ में आ गई ना बात बेटा? तो ये थोड़ा सा याद रखना। हाँ बेटा, हाँ और क्या पढ़ रहे हैं अपन, सिकल सेल बिल्कुल ये, लेकिन अभी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, ये अपन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में। लगभग 45 मिनट तक डिस्कशन चलता है इसका। वहां देखना एनसीईआरटी में एक बड़ा डायग्राम भी बना हुआ है इसका, तो वहां एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको। हाँ इसमें सिर्फ बीटा ग्लोबिन चेन्स अफेक्टेड होती है, अल्फा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बीटा पर भी फर्क पड़ा तो बताओ ओवरऑल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी पर तो फर्क पड़ा ना। इस वजह से है तो क्या, एनीमिया है, इस तरह से। हाँ बेटा, बोलिए बोलिए। पता नहीं बेटा, फिर उन्हीं को कॉन्टेक्ट करो आप एक बार, है ना। फिर उन्हीं को कांटेक्ट करो, है ना, क्योंकि मुझे तो यही आता है बेटा, है ना। चलो सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। हाँ बेटा बोलिए बोलिए। अरे बेटा किसी भी एज में हो सकता, तो जीन में भी तो जाना चाहिए वो। अभी जेनेटिक्स पढ़ लेना तब समझ में आ जाएगा। म्यूटेशन तो किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन वो जीनोटाइप में थोड़ी ना जाएगी बात। किसी एक जीन एक सेल में हो गया, सब सेल में कैसे पहुंच जाएगी वो चीज। समझ रहे हैं बात को? तो ये आता है डाउट कि म्यूटेशन तो कभी भी हो सकता है, लेकिन वो जीनोटाइप में जानी चाहिए ना। आपके अंदर म्यूटेशन हुआ, एक एलील तो बन गया, लेकिन वो एलील जीनोटाइप में जा रहा है या नहीं जा रहा। समझ रहे ना बात? वो हर सेल में कैसे जाएगा, इस एज में कैसे चला जाएगा हर सेल? वो तो नेक्स्ट जनरेशन में ही कहीं देखने को मिलेगा ना, इस वजह से, है ना। तो वही बात है, अभी थोड़ा जेनेटिक्स नहीं पढ़ी है ना, इस वजह से दिक्कत आती। कोई बात नहीं, आप तो अभी टर्म पकड़ो, भी डिजीज पर समझो आप। अभी अपन डिजीज पढ़ रहे हैं, इनहेरिटेंस नहीं समझ रहे कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती कैसे है, पेरेंट्स का फंडा ऐसा तो ऑफिस का फंडा कैसा, ये चीज नहीं पढ़ रहे अभी अपन। तो देखिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर समझ में आओगे शायद में। एक्स लिंक्ड मतलब अब जो जीन होगी वो किस पर होगी, एक्स क्रोमोसोम पर होगी। दूसरा रिसेसिव, किसकी वजह से, अभी भी रिसेसिव एलील की वजह से। तो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट किसी रिसेसिव एलील की वजह से क्या होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं। अभी क्या पढ़ रहे थे, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब क्या पढ़ रहे हैं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। पहले एक्स क्रोमोसोम पर नहीं थे, ऑटोसोम पर थे, अब किस पर है, एक्स पर है। बस फर्क इतना सा आगे। तो चलिए इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। सबसे पहला इसका एग्जाम्पल है G6PD डेफिशिएंसी। G6PD डेफिशिएंसी डिसऑर्डर सिंपल सा है, देखो। G6PD एक एंजाइम होता है, पढ़ा भी होगा शायद 11th में। G6PD एंजाइम, इसका फुल फॉर्म होता है G6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज क्या होता है एंजाइम का नाम,
G6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये इसका पूरा नाम होता है। अब ये एंजाइम मिला करता है आरबीसी में। कहां मिलता है ये एंजाइम? आरबीसी में। G6PD एंजाइम आरबीसी में। अब आरबीसी के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उसको स्टेबलाइज करने का काम करता ही है। मतलब आरबीसी में ये एंजाइम जो होता है G6PD एंजाइम, ये स्टेबलाइज करता है किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर होने से बचाता है। अब हो गए रप्चर होने से, क्यों बचाना? क्यों रप्चर हो जाएगी क्या? कुछ कंडीशन में हो सकती है रप्चर, तो उन कंडीशंस में अगर G6PD एंजाइम है, होता ही है जनरली, तो आरबीसी की रप्चरिंग नहीं होती। इस वजह से बोला जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करने से बचाती है? रप्चर करने से। तो एक पॉइंट हुआ, आरबीसी में एक एंजाइम होता है G6PD एंजाइम। ये क्या करता है? आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसको स्टेबलाइज करता है, मतलब इसकी रप्चरिंग इजिली नहीं होने देता। लेकिन मान लो किसी पर्सन के अंदर G6PD एंजाइम नहीं है आरबीसी में, यानी उसके अंदर क्या है? G6PD डेफिशिएंसी है कि नहीं है, तो क्या होगा? उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेबलाइज नहीं रहेगी। अब स्टेबलाइज नहीं है, इसका मतलब अब रप्चर हो सकती है, लेकिन ऐसे ही नहीं हो जाएगी रप्चर। कुछ चीजें उसके लिए स्टिमुलस होना चाहिए जिसकी वजह से वो क्या हो? रप्चर हो। तो इसके लिए स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस ये होता है कि अगर आरबीसी कांटेक्ट में आ जाए कुछ चीजों के, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स एक तरह की एंटीबायोटिक्स वगैरह। तो जैसे मान लो पर्सन को G6PD डेफिशिएंसी है, तो उसी टाइम पर उसने सल्फा ड्रग भी ले ली, मान लो, तो सल्फा ड्रग जो भी लेगा, बताओ, वो डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए ब्लड में ही पहुंचेगा फाइनली। ये कंपाउंड ब्लड में पहुंच गया, ब्लड में क्या है? आरबीसी। बताओ, ये कंपाउंड आरबीसी के कांटेक्ट में आएगी ना, और ऐसी आरबीसी के कांटेक्ट में आ रहा है जिसमें क्या है? G6PD एंजाइम है ही नहीं, मतलब उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए कोई है ही नहीं। बताओ, ये स्टेबलाइज करने को कोई है नहीं, तो यहाँ पर अभी क्या हो जाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन कंपाउंड्स की वजह से क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब रप्चर कर जाती है। तो यहाँ पर रप्चरिंग कब हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की? जब ये आरबीसी जिसके अंदर G6PD एंजाइम की डेफिशिएंसी है, कांटेक्ट में आई किसके? सल्फा ड्रग्स। अगर कांटेक्ट में नहीं आएगी तो दिक्कत नहीं होने वाली। अगर कोई पर्सन G6PD डेफिशिएंसी वाला है और अगर वो ऐसे केमिकल्स के कंपाउंड्स के कांटेक्ट में नहीं आता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर डेफिशिएंसी और कंपाउंड्स के कांटेक्ट में आ रहा है, आरबीसी उसकी कांटेक्ट में आ रही है, तो फिर दिक्कत होगी। फिर क्या हो जाएगी? आरबीसी रप्चर हो जाएगा। आप सोचो, आरबीसी अगर रप्चर होने लग जाएंगे ऐसे, तो आरबीसी हेल्दी आरबीसी कम नहीं हो जाएंगी ब्लड में, फिर भी तो एनीमिया जैसा ही फंडा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो यहाँ पर सल्फा ड्रग्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा क्लोरोक्वीन, एंटी मलेरियल मेडिसिन, क्लोरोक्वीन, इसकी इससे भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा फावा बीन्स, ये कुछ स्पेशल बीन्स होती हैं फावा बीन्स, इनमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो अगर आरबीसी के कांटेक्ट में आ जाए, ऐसी आरबीसी के, तो आरबीसी क्या हो सकती है? रप्चर हो सकती है। इसके अलावा लेग्यूम्स, लेग्यूम समझते हो? मटर वगैरह, चना वगैरह ना, दालें वगैरह, पल्सेस, ग्राम, और कहीं ना कहीं पाइसम पी वगैरह, ये सब। तो ये लेग्यूम्स में भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो अगर इस तरह की आरबीसी के कांटेक्ट में आ जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर जाती है? रप्चर कर जाती है। मतलब ये कुछ एग्जांपल्स हुए कुछ कंपाउंड्स के जिनके डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर ऐसी आरबीसी आ जाए तो वो क्या कर जाती है? रप्चर कर जाती है। कांटेक्ट में ना आए तो रप्चर नहीं करेगी। अच्छा, नॉर्मल अगर कोई पर्सन है जिसमें G6PD एंजाइम की डेफिशिएंसी नहीं है आरबीसी के अंदर, तो फिर इन कंपाउंड्स के कांटेक्ट में आने पर आरबीसी रप्चर नहीं होती, क्योंकि वहां पर वो स्टेबलाइज कर देता है ना किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये मैकेनिज्म होती है, ग्लूटाथियोन मैकेनिज्म होती है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, कि कैसे क्या सब हो रहा है, इतना डिटेल में नहीं जाना है यार। वो तो आप पीजी के लिए जब तैयारी करोगे ना, तब पढ़ लेना आराम से, वो पढ़ोगे भी नहीं है ना, क्योंकि कॉमन डिजीजेस जनरली पढ़ते हैं अपन लोग, है ना, मतलब जो रेयर डिजीजेस होती है ना, उनके बारे में तभी पढ़ते हैं जब हमारे पास उस तरह का कोई पेशेंट आ जाता है और हम जो केस स्टडी करते हैं तभी, वरना जनरली हम कॉमन डिजीज के बारे में बात करते हैं, तो इतनी कॉमन नहीं है डिजीज, इसलिए। तो अभी बस आपको इतना याद रखना है कि अगर इनके कॉन्टेक्ट में ऐसी आरबीसी आ रही है जिसके अंदर G6PD एंजाइम की डेफिशिएंसी है, तो यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेबलाइज नहीं रहती है और इस वजह से उसकी क्या हो जाती है? रप्चरिंग। यानी आप कहोगे जैसी आप ये चीजें लोगे, ये ब्लड में पहुंचेंगी, वहां पर आरबीसी क्या करने लग जाएंगी? बस्ट करने लग जाएंगी, और इस तरह से आरबीसी का नंबर क्या हो जाएगा? काफी कम हो जाएगा, और एनीमिया लाइक क्या आ जाएंगे? सिम्टम्स यहाँ पर आ जाएंगे। फावा बीन्स में जो कंपाउंड्स होते हैं, अगर उनके कांटेक्ट में आने पर आरबीसी की रप्चरिंग हो रही है, तो इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, फेविज्म। क्या बोलते हैं? फेविज्म। तो फेविज्म मतलब फावा बीन्स में कंपाउंड जो है उनके कांटेक्ट में आने पर ऐसी आरबीसी क्या हो रही है? रप्चरिंग, इस वजह से।
चलिए लास्ट पढ़ लेते हैं, डुसेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डुसेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। देखिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो कई टाइप्स की होती है, कई टाइप्स की होती है, लेकिन हम वो टाइप पढ़ रहे हैं जो कि इन साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन की थी। डुसेन्स साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। डिस्ट्रॉफी वर्ड का मतलब क्या होता है, डीजनरेशन। डिस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, डीजनरेशन। तो मसल का जब कभी भी डीजनरेशन होता है ना, तो वहां पर हम वर्ड यूज कर सकते हैं क्या, डिस्ट्रॉफी। तो जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और वहां मेंस्ट्रुअल साइकिल वाली बात आएगी, तो वहां पर ऐसे टर्म आते हैं, एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी। तो दो टर्म तो वहां सीखेंगे, एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी। अभी क्या सीखा अपन ने, डिस्ट्रॉफी। तो एट्रोफी, हाइपरट्रॉफी, डिस्ट्रॉफी, ये किससे रिलेटेड टर्म है, मसल से रिलेटेड। और डिस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, डीजनरेशन। बात समझ में आ गई ना। तो चलिए इसमें क्या हो जाता है, आप सबने पढ़ रखा होगा कि हम लोग की जो मसल्स हैं उनमें एक प्रोटीन है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। सुना होगा ये नेम तो एक प्रोटीन होती है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। बताओ ये प्रोटीन क्या करती है, ये प्रोटीन प्रोवाइड करती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। किसको, सार्कोलेमा को। सार्कोलेमा समझते हो, कवरिंग होती है जो, मेम्ब्रेन होती है जो, किसकी, मसल फाइबर की। तो मसल फाइबर है, सार्कोलेमा है। अब आपको मालूम है मसल फाइबर क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना होता है। बताओ कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन से इसकी लेंथ कम ज्यादा होती रहती कहीं ना कहीं। अब अगर यहाँ पर सार्कोलेमा पर स्ट्रेंथ ना हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है ना कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करे तो ये क्या हो जाए, रप्चर कर जाए। तो रप्चरिंग से बचाने के लिए यहाँ पर इसको क्या दी जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि आराम से लेंथ ये बढ़ा सके, कम कर सके, बढ़ा सके, कम कर सके। और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करती है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। एक और हेल्प करती है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, इट हेल्प्स इन कैल्शियम आयन कंडक्शन। आपको मालूम है मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए कैल्शियम आयन कंडक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है, आपने मसल कॉन्ट्रेक्शन की मैकेनिज्म पढ़ी होगी। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कैल्शियम आयन कंडक्शन। अब जरा मुझे बताओ, क्या ये दोनों चीजें मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्या, है ना। तो मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन इसी वजह से हो पाता है। यानी आप कह सकते हो कि मसल एक्टिविटी इसी वजह से हो पाती है, ऐसा भी बोल सकते हो कि मसल एक्टिविटी इसी वजह से हो पाती है। तो आप कह सकते हो कि मसल्स में जो एक्टिविटी है उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है कौन, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। तो नॉर्मल सी बात। क्या होता है, जिन पर्सन्स को मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो रखी होती है इस तरह की, उनके अंदर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनती नहीं, डिफिशियंसी हो जाती है। और अगर ये हो जाएगी तो मतलब ना तो टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलेगी सार्कोलेमा को, और ना ही ये हेल्प कर जाएगा किसमें, कैल्शियम आयन कंडक्शन। अब हेल्प ही करता है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से मेजर रोल प्ले कर रहा हो, सिर्फ हेल्प कर रहा है। तो इस पर तो फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, लेकिन इस पर तो बहुत फर्क पड़ गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है अफेक्टेड हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो इसकी वजह से आप कह सकते हो कि मसल कॉन्ट्रेक्शन जो है वो काफी हद तक क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है, अफेक्टेड हो जाएगा। मसल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी। यानी मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन उतने प्रॉपर नहीं हो पाएंगे जितने की होने चाहिए। और कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर मस्कुलर एक्टिविटी ना हो किसी मसल में तो डिजनरेशन शुरू हो जाता है, बताया था ना। तो यहाँ पर मसल्स में क्या होने लग जाता है, डिजनरेशन। इसी वजह से टर्म क्या यूज करते हैं, डिस्ट्रॉफी। इसलिए टर्म क्या यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रॉफी। तो इसमें होता क्या है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन डिसऑर्डर है, तो बर्थ से प्रेजेंट होता है। तो बर्थ पर तो नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है उसकी मसल्स धीमे धीमे क्या होती चली जाती है, डिजनरेट होती चली जाती है। वो भी पूरी बॉडी की मसल्स, बॉडी में जितनी भी मसल्स है वो क्या होने लग जाती है, डिजनरेट। एक प्रॉपर पैटर्न होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ डिजनरेट होती चली जाती है। तो क्या होता है, पहले तो वो थोड़ा बहुत चल भी लेता होता है, धीमे धीमे चल फिरने में भी दिक्कत होने लग जाती है क्योंकि मसल्स वीक हो गई तो चलेगा कैसे। तो उसको कहीं ना कहीं व्हील चेयर वगैरह पे ही कहीं ना कहीं बैठना होता है। और उसके बाद फिर इतनी वीक हो जाती है कि वो बैठ भी नहीं पाता, उसको लेटना ही होता है हमेशा, मतलब लेटा ही रह जाता है हमेशा। तो लेटना पड़ जाता है कहीं ना कहीं। और टाइम के साथ ऐसी कंडीशन भी आती है कि जो बेड होता है जिस पर वो लेटा होता है वो घर का बेड नहीं होता, वो हॉस्पिटल का बेड होता है। क्योंकि और भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आप खुद सोचो ना, मसल्स अगर पूरी बॉडी की डिजनरेट होंगी तो कैसी कंडीशन हो जाएगी, आप खुद सोचो। और आपको मालूम है कि कई सारी एक्टिविटीज तो फिजियोलॉजिकल इतनी है इंपॉर्टेंट जो कि मसल से ही हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन वगैरह, हार्ट की बहुत सारी चीजें। तो क्या होता है, किसी ना किसी ऐसे रीजन की वजह से क्या हो जाती है, फाइनली डेथ हो जाती है। तो ऐसे पर्सन जिनको डुसेन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है
उनका आप कह सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा एज 16 to 18 ईयर्स, बस ज्यादा से ज्यादा। मतलब मोस्ट ऑफ दी जो पेशेंट्स होते हैं ना वो एडल्ट स्टेज तक आ ही नहीं पाते, 18 ईयर्स की एज टच नहीं कर पाते, और क्या हो जाती है उनकी भी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर डेथ ही होती है। अभी मूवी आई थी ना एक थैंक्स बैंकी करके, थैंक्स बैंकी एक मूवी आई थी अभी थोड़े दिन पहले आई थी, काजोल उसमें मदर का रोल, सलाम नहीं थैंक्स बैंकी करके, थैंक्स या सलाम बैंकी कुछ ऐसे ही नाम था। तो उसमें काजोल ने एक्टिंग की थी, वो मदर थी उस पर्सन की जिसको कि यही डिजीज हो रखी थी, डुसेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ये भी आप कभी देख सकते हो अगर आपको इस डिजीज को समझना हो अच्छे से, डुसेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। आप देखना पूरी की पूरी मूवी जो है ना वो हॉस्पिटल में ही शूट की गई है, हॉस्पिटल के बेड पर ही लेटा रहता पूरे टाइम। तो आप देख सकते हो उसमें, समझ सकते हो उसको। थैंक्स बैंकी करके या सलाम बैंकी ऐसी कुछ नाम, बैंकी करके सर्च कर लेना, है ना, मिल जाएगी। अच्छी मूवी है, देख सकते हो अगर डिजीज को समझना है तो। तो एक तो कौन सी बताई थी, स्काई स्पिंग, और एक हो गई थैंक्स बैंकी। ये कहीं ना कहीं डिजीज से रिलेटेड, डिसऑर्डर से रिलेटेड क्या है। अब एक काम करो, फटाफट मॉड्यूल में लिखो, फटाफट अदर एग्जाम्पल्स लिखो फटाफट, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स। फटाफट लिखो मॉड्यूल में, जहां पर डुसेन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी खत्म हुआ उसके बाद अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स। और इसमें दो एग्जाम्पल लिख लो अभी फिलहाल, एक कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, और एक लिख लो हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। तो कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। ब्रीफ आइडिया दिया है, जेनेटिक्स में पढ़ते हैं इनको डिटेल में बहुत ज्यादा, पूरा एक लेक्चर लगता है इन दोनों को इनहेरिटेंस वगैरह समझने में। तो कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होता है कि जो पर्सन होता है ना वो रेड और आई इनमें डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता है। आप उसको रेड कलर दिखाओगे वो शायद ग्रीन बोल दे, ग्रीन कलर दिखाओगे तो हो सकता है रेड बोल दे। तो जो रेलवे ड्राइवर्स का रिक्रूटमेंट होता है ना उसमें सबसे पहले यही चेक किया जाता है कि पता चला एक ऐसा रेलवे ड्राइवर बन गया जिसको कलर ब्लाइंडनेस, सिग्नल है कैसा, रेड, समझ लिया ग्रीन, समझ रहे हो ना बात को। दूसरा हीमोफीलिया, इसमें प्रॉपर क्लॉटिंग नहीं हो पाती है ब्लड की। तो इसमें क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे ब्लड जो है वो क्लॉट करने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है, और कई बार ब्लड लॉस की वजह से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये हीमोफीलिया, तो पढ़ेंगे आगे इनको जेनेटिक्स में। हाँ, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर वो अलग बात, अभी मैंने बोला ये तो समझना ही नहीं है, इनहेरिटेंस नहीं समझो अभी, नहीं आएगी समझ में, इतना इजी नहीं है बेटा, है ना, थोड़ा सा वेट करो, सब समझा दें। चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू।